जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर नंबर है जी हमारा 1। आज का लेक्चर बेसिकली ओरिएंटेशन लेक्चर होगा। इसमें कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे हम। ख़ास तौर पे पूरे इस सेशन को किस तरीके से मैंने प्लान किया आपके साथ शेयर करूँगा, और कुछ एंड पे हम इस सब्जेक्ट का स्टार्ट भी करेंगे। टेक्निकल कंसेप्ट्स भी होंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मुझे बताइए, क्लास में थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिएगा। क्लास के एंड पे, फिजिकल क्लास के एंड पे जो भाई बैठे हैं लास्ट बेंच में, आप तक मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ओके, चलिए। और पिक्चर भी क्लियर नज़र आ रहा है बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो एलसीडीज़ भी लगी हुई हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे बताइए, हमारी हाइब्रिड क्लासेस, 2 हाइब्रिड क्लासेस हैं। मुझे पहले रूम नंबर 6 के बारे में बताइए, जो हमारी इस फिज़िकल क्लास के बिल्कुल साथ वाला रूम है। फिज़िकल क्लास के साथ हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 है वो। उसमें क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो एक दफ़ा हाथ उठा दीजिए। हाइब्रिड क्लास, शाबाश। और जो कॉरिडोर में रूम है हमारा, रूम नंबर 4 हाइब्रिड क्लास का, उसमें मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो एक दफ़ा हाथ उठा दीजिए आप लोग भी। चलिए ठीक। जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। आपको पता है सीए में कोई भी सब्जेक्ट हो ना, उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, कंसेप्ट ज़्यादा होते हैं। तो आपने, मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी स्पीड थोड़ी बोलने की स्लो हो, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और कंसेप्ट्स को मेरी कोशिश होती है कि एक क्लास में एक दफ़ा नहीं, 2 या 3 दफ़ा मैं रिपीट करने की कोशिश करूँ, जहन में बैठ जाए। आपने कोशिश करनी है उसे फौरी तौर पे कंसेप्ट्स को पिक करें, क्योंकि ये तो होगा कि आज के दिन में अगर मैं कोई 3 कंसेप्ट्स मैंने आपको सिखाने हैं, तो आज के दिन में मैं वो जब कंसेप्ट सिखाऊंगा तो रिपीट भी उसको करूँगा। लेकिन हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद वही कंसेप्ट दोबारा जो पहले आप पढ़ चुके हैं वो रिवाइज़ करवाना मुश्किल होगा। हालाँकि मैं कोशिश इस तरीके से करूँगा, दरमियान में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछता रहूँ, ताकि प्रीवियस कंसेप्ट आप भूलें ना। लेकिन आपने ये कोशिश जारी रखनी, खुद भी ज़हन में रखनी है ये बात, कि जब हम चैप्टर 2 पे पहुँचेंगे, आपने पीरियडिकली चैप्टर 1 की रिवीजन करते रहना है। चैप्टर 3 पे पहुँचेंगे, चैप्टर 2 की रिवीजन करते जाना है। क्लास में फुली अटेंटिव होकर आपने बात सुननी है। ठीक है जी? क्योंकि बहरहाल जितना भी हम स्लो हो जाएँ, बहरहाल सीए का सब्जेक्ट है, तो इसमें कंसेप्ट्स जो हमने कवर करने हैं, वो बहरहाल आपको पता ही है कि थोड़े ज़्यादा होते हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की निस्बत। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट जो है हमारा, पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, ICAP का फेलो मेंबर हूँ। 2008 में मैंने सीए क्वालिफाई किया था, तब से उसके बाद 1 साल तक फर्म के साथ अटैच रहा। फिर 2009 में मैंने फुल टाइम बेसिस पे टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया, और तब से आज तक फुल टाइम बेसिस के ऊपर मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ। इसमें जो ऑडिट का सब्जेक्ट है, ये मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की थी पहले बैच से लेके आज तक कंटिन्यूसली हर बैच में ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 17 साल हो गया, लगभग 2008-9 से लगभग 17 साल हो गए। हाँ, सीफैप लेवल पे भी, सीफैप का जो सब्जेक्ट है उस पर भी मैं पढ़ाता हूँ ICAP का। तो कोशिश मेरी ये होगी कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि जब आप सीफैप लेवल पे जाएँ, तो इस बैच में, इस सेशन में जो आपका पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, जो कंसेप्ट्स है, वो वहाँ पे भी काम आए। कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत उसके साथ लिंक बना दूँ, ऐसा जो आपको फ़ील तो नहीं होगा, लेकिन जब आप सीफैप लेवल पे जाएँगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे तकरीबन लगभग 50% कंसेप्ट्स में ऐसे लगेगा कि आपने शायद ये कंसेप्ट पहले पढ़ा हुआ है, और डेफिनेटली पढ़ा भी होगा। तो आपकी सीफैप लेवल की भी स्ट्रॉन्ग बेस इसी बैच में इंशाल्लाह बन जाएगी। सब्जेक्ट के बारे में जानना सबसे ज़्यादा, आज के लेक्चर का जो सबसे अहम आपका टास्क है वो ये, इस सब्जेक्ट के बारे में जानना। किसी भी पर्सन को आपने, जैसे दोस्त है ना, अगर आप चाहते हैं उसके साथ अच्छा वक्त गुजरे, उसके मिजाज को समझना ज़रूरी होता है। उसे क्या चीज़ पसंद आती है, क्या चीज़ नापसंद आती है, ताकि आप उसके मिजाज के मुताबिक चल सके। उसी तरह जब किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं ना, ऑप्ट करते हैं, इस सब्जेक्ट को हमने सीखना है, ठीक है, तो सबसे अहम चीज़ ये होती है स्टार्ट में कि उस सब्जेक्ट के मिजाज को समझे कि ये सब्जेक्ट है कैसा, इसमें क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है। ठीक है जी। और इस सब्जेक्ट के मिजाज को समझना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है
कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो इस वक्त ये मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने इससे पहले इस सब्जेक्ट को गालिबन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट नया होगा। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है, ज़रा मुझे बताइए, जिसने इससे पहले ऑडिट का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पढ़ा हो, सीए में या सीए के अलावा किसी और फील्ड में कहीं पढ़ा हो? अगर है तो कोई हाथ उठा दीजिए। हाईब्रिड क्लास में भी नहीं, एक स्टूडेंट है, दो इक्का दुक्का स्टूडेंट है सिर्फ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है? हाँ शाबाश। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता है वो आपने इससे पहले पीआरसी से स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको एक पहले बड़ी प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूँ जो कि हम ऑडिट के टीचर्स को फेस करना पड़ती है। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आप पीआरसी लेवल पे स्टार्ट कर देते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, आपको पता है अकाउंटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद आप जब कैफ लेवल पे आते हैं तो उसमें भी न्यू स्कीम के मुताबिक जो आपका कैफ 1 है वो गालमन आपका एफएआर का पेपर होता है, 2 पेपर हो गए। और फिर इसके बाद एफएआर 2 भी, जिसे हम कहते थे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है, कैफ 5 है गालमन, वो ऐसा ही है, कैफ 6 है जी वो। तो उसको भी आप स्टडी करते हैं, यानी कैफ 8 पे पहुंचने से पहले, इस सब्जेक्ट पे का नंबर आने से पहले आप लगभग 3 दफ़ा अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, या ज़्यादातर स्टूडेंट्स 2 दफ़ा तो पढ़ ही चुके होते हैं। हो सकता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑडिट के साथ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर ले रहे हो। तो जो ऑडिट है, अकाउंटिंग के साथ आप फेमिलियर हैं, ऑडिट के साथ आप बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, ये बिल्कुल आपके लिए एक नई चीज़ है। इसको हमने एबीसी से स्टार्ट करवाना होता है, यानी समझ लीजिए जैसे अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट होता है ना, तो जिस लेवल की एक्सपर्टीज आपकी अकाउंटिंग सब्जेक्ट में होगी ना, कैफ क्वालिफाई करने के बाद जिस लेवल की एक्सपर्टीज आपकी अकाउंटिंग के पेपर में होगी, उसी लेवल की एक्सपर्टीज ऑडिट के सब्जेक्ट में भी आपसे एक्सपेक्टेड है आई कैप के। हालांकि मेरे ख्याल में ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है स्टूडेंट कि उसको हमने बिल्कुल ज़ीरो से लेके एंड आईएसएस तक, जैसे आप अकाउंटिंग में आईएफआरएस पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग के, उसी तरह ऑडिट में 20 स्टैंडर्ड्स होते हैं आईएसएस के। तो आपसे ये भी एक्सपेक्टेड है कि आप उन स्टैंडर्ड्स का नॉलेज आपके पास होगा जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रॉब्लम ये होती है अकाउंटिंग के, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, जो टीचर अकाउंटिंग में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ा रहा होगा, उसको अकाउंटिंग में पढ़ाने में, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी जितनी कि ऑडिट वाले टीचर को पेश आएगी। रीज़न क्या है? रीज़न क्या, ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस वो आसान है, ज़ाहिर है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का सिलेबस भी ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पे हेल्प क्या मिल जाती है कि बच्चे की बेस बनी हुई है, रिपोर्टिंग में भी बेस बनी हुई है, जैसे पहले पीआरसी में भी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग बेस बनी होती है, स्ट्रॉन्ग बेस बनी हो उसके ऊपर कंसेप्ट्स को ऐड करना आसान होता है। ऑडिट में प्रॉब्लम ये है कि बेस भी हमने इसी कोर्स में बनानी है और उसके बाद कंसेप्ट्स को भी, जो एडवांस कंसेप्ट्स है उसको भी ऐड ऑन करना है, वो इसी कोर्स में करना है। ठीक है, तो मेरा काम भी थोड़ा सा बढ़ गया और आपका काम भी थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, स्टिल मॉडरेट मैं इसे कहूँगा, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं। अहम चीज़ इसमें क्या होगी, आपने डेली स्टडी करना है, इस सब्जेक्ट को हर रोज़ पढ़ना है, कम से कम 2 घंटे, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी, तो ऑडिट आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। हमने यहीं पे ऑडिट का डेबिट क्रेडिट भी पढ़ना है, जैसे अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट होता है ना, ऑडिट का भी डेबिट क्रेडिट होता है, वो हमने इसी कोर्स में स्टडी करना है और एडवांस कंसेप्ट्स भी इसी कोर्स में। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है डेली आपने कम से कम 2 घंटे पढ़ना है, ये सूल याद रखिएगा। सब्जेक्ट है क्या, सुनिए, ये असल में इसका नंबर भी आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ये कैफ लेवल पे इसका नंबर है कैफ 8, अकाउंटिंग है कैफ 6। ठीक है, तो ऑडिट को समझाने के लिए मैं इसको कंपैरिजन करवाऊंगा अकाउंटिंग के साथ, क्योंकि कैफ लेवल सीए में अभी तक आपने जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा दबा के पढ़ा होगा ना, वो अकाउंटिंग का होगा। ऐसे कंपेयर करते हैं। अकाउंटिंग किसे कहते हैं? अकाउंटिंग है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ऐसा ही है जी, अगर मैं सम अप करना चाहूँ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग है आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, अब ऑडिट क्या है, ऑडिट को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑडिट ये है टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस,
यानी जो अकाउंटिंग में क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ऑडिट में क्या करते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, वो क्या है, IFRS। ऑडिट के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, यानी ऑडिट कैसे करेंगे, हर एक हमारी मर्जी नहीं है कि मेरी मर्जी मैं जैसे मर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊं, नहीं नहीं, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनानी है, मेरी मर्जी मैं जैसे मर्जी ऑडिट करूं, नहीं नहीं, ऑडिट करने के लिए भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, उन्हें क्या बोलते हैं, ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो बेसिकली ऑडिट क्या है, ऑडिट है वेरिफिकेशन करना। अच्छा, वेरिफिकेशन बहुत सी चीजों की हो सकती है, हमारे सिलेबस की हद तक वेरिफिकेशन किसकी होगी, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कोई आपसे पूछिए ऑडिट क्या है, आपने क्या कहना है, ऑडिट क्या है, ऑडिट है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और भी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन स्कीम में ICAP ने कैफेड के सिलेबस में कुछ ऐसे इंगेजमेंट्स भी ऐड की हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा अदर इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन है, लेकिन वो एंड वाली बात है, वो तब हम एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे लिए ऑडिट क्या है, ऑडिट क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ, काउंटिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ, यानी हमने ये चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी है कि नहीं बनी ऑडिट में, ठीक है जी। अच्छा, ऑडिट के बारे में एक और बात कही जाती है, ये आपको इनकी प्लेसमेंट से भी, जो कैफ लेवल पे सब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट ऐसे भी अंदाजा हो रहा होगा। ऑडिट के बारे में ये कहा जाता है कि जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहां से ऑडिट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखें, कैफ 6 पहले, कैफ 8 बाद में, जहां पे आपकी अकाउंटिंग खत्म हो रही है वहां से ऑडिट, और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगी तो फिर हम उसके बाद ही उनकी वेरिफिकेशन स्टार्ट कर सकेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी नहीं है और वेरिफिकेशन शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ये भाईजान जब कोई केस स्टडी करेंगे तो केस स्टडी करने के बाद ही मुझे दिखाएंगे ना, सर चेक कर लें। इनका काम क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, केस स्टडीज अटेम्प्ट करना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको चेक करके बताना कि इन्होंने केस स्टडी ठीक की है कि नहीं की। तो जाहिर है पहले ये केस स्टडी करेंगे, बाद में ही मैं चेक कर सकूंगा, ठीक है। तो ऑडिटर का काम, जहां से अकाउंटिंग का काम जहां खत्म होता है वहां से ऑडिटर का काम शुरू होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, सबसे अहम चीज ये तो हमें पता चल गया कि ऑडिट क्या है, क्या है ऑडिट, क्या किस चीज का नाम है ऑडिट, बताइए, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बहुत ही अहम, मैंने आपको बताया था आज के ओरिएंटेशन के लेक्चर में सबसे अहम चीज क्या है, सब्जेक्ट को समझना। सब्जेक्ट को समझने में भी सबसे अहम चीज अब आपके सामने रख रहा हूं, इसको तो बड़े ही अच्छे तरीके से आपने समझना है। ये आज के लेक्चर की रूह है, जान है। जिसने ये कंसेप्ट समझ लिया उसने आज का लेक्चर समझ लिया, ठीक है जी। अच्छा, नेचर, इस सब्जेक्ट की नेचर, मैं जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो दूसरी तीसरी क्लास में हमें वो टेबल्स याद करवाते थे, तो बोलते थे भाड़े, 2 का भाड़ा, 3 का भाड़ा, 4 का भाड़ा, वो ऐसे पढ़ते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे ही है। किसी स्टूडेंट ने ऐसे पढ़े हुए भाड़े? हाँ, शाबाश। जरा मुझे सुनाइए, 2 का टेबल सुनाए, जैसे मर्जी, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा वैसे सुना दे। 2 का टेबल सुनाए मेरे भाई, सुना दे। 2 एकम, आगे बोलते, कोई मसला, सीखने में कोई शर्म नहीं होती, सीखने में कोई शर्म नहीं होती। और जितना आसान हो, जितने आसान अल्फाज में सीखा और सिखाया जाए उतना ही बेहतर होता है, ठीक है। तो कोई शर्म नहीं, बताइए था, आप सुना दें, उर्दू में सुना दे। उर्दू, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, बोलते जाए, बोलते, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 3 6, जैसे आपने स्कूल में सीखा है। 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ठीक है, आप भी सुनाइए जरा, 2 का टेबल सुना दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल जैसे मर्जी सुनाते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए, इन्होंने भी बोला 2 दूनी 4, इन्होंने बोला 2 दूनी 4, मतलब वो क्या बोलते हैं, 2 times 2 और 4, जो भी इसको बोलते हैं, ऐसे ही। इन्होंने भी 4 बोला, ठीक बोला कि गलत? ठीक, इन्होंने भी 4 बोला, ठीक बोला कि गलत? अगर ये बोलते 5,
गलत होता, और अगर ये बोलते 5 तो भी गलत। पक्की बात है, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका ख्याल हो कि ये 2 दूनी 4 नहीं 3 होता है या 5 होता है, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट? अगर मैं आप सबसे कहूंगा कि मुझे 2 का टेबल लिख के दो तो सारे 4 ही लिखेंगे? ओके, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक। ये बात आपने अब अपने जहन में बिठा दी। अगली एग्जांपल, जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में था तो एक और सब्जेक्ट होता था इंग्लिश का या उर्दू का, ठीक है। उसमें एक, बल्कि उर्दू की एग्जांपल लेते हैं, उसमें एक मजमून होता था मेरा बेहतरीन दोस्त। मेरा दोस्त है होता है, लिखते होते थे ना ऐसा है, असलम मेरा दोस्त है, वो मेरे घर के करीब, ऐसा ही है ना। ओके चलिए, मेरा भाई बताइए जरा, मेरा बेहतरीन दोस्त, इसके ऊपर जरा कोई मजमून लिख के बताए, हमें 3-4 लाइनें सुना दे। सुना दे, कोई बात नहीं भाई, सुनाए। अगर मैं इनसे कहूं कि ये मुझे सुनाए, तो ये इन भाईजान से भी बोला मैंने ऐसे लिखे मजमून लिखे, कोई इन भाई से भी बोला कि मजमून लिखे, ठीक है जी। इन्होंने लिखा असलम मेरा बेहतरीन दोस्त है, इन्होंने लिखा अकरम मेरा बेहतरीन दोस्त है। इनका असलम था, उनका अकरम है। ये भाई लिखेंगे, ये कहेंगे वहीद मेरा बेहतरीन दोस्त है। ऐसा ही है, बताइए कौन सही है कौन गलत? सारे सही हैं। यहां से मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, इन्होंने लिखा असलम के वालिद साहब स्कूल टीचर है, इन्होंने कहा असलम के वालिद साहब वकील है, इन्होंने कहा असलम के वालिद साहब कारोबार करते हैं। बताइए कौन ठीक है कौन गलत? तीन नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जब टेबल की बात हो रही थी तो आपने कहा सर 2 दूनी 4 होगा, जिसने जरा भी फर्क आंसर लिखा वो गलत होगा, जिसने 4 लिखा वो ठीक होगा। अभी आपने यही बोला ना, जिसने 4 की बजाय 5 लिखा वो भी गलत, जिसने 4 की बजाय 3 लिखा वो भी गलत। वहां पे तो जरा सा फर्क होता था तो आप कहते थे सर ये गलत हो गया। यहां पे भी तो डिफरेंस आ रहा है, नाम में फर्क आ रहा है, वालिद साहब के प्रोफेशन में फर्क आ रहा है, और भी कुछ चीजों में फर्क आ जाएगा, और आप कह रहे हैं कि वो ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है? इधर भी आंसर फर्क है, डिफरेंट स्टूडेंट्स का आंसर फर्क है। इधर आप कह रहे हैं सर सबका तीनों का ठीक है। वो मैथ वाले क्वेश्चन जब मैं आपसे पूछा था उसमें आपने कहा सर आंसर अगर फर्क होगा सबका सेम होना जरूरी है, अगर फर्क होगा तो गलत होगा। क्यों? ये सब्जेक्ट की नेचर ऐसी है, मैथ के रूल सबके लिए सेम है, उनमें आप जरा सा भी चेंज करेंगे आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें सबका कंटेंट सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, बल्कि अक्सर डिफरेंट होता है, होना भी चाहिए, होना भी। ऐसा ही है ना। बताना मैं ये चाह रहा हूं, आपने बेतहाशा अभी तक अकाउंटिंग की होगी और मैंने यही कंसेप्ट आपका हिलाना है आज। अकाउंटिंग बेतहाशा कर करके आपका माइंडसेट क्या बन चुका है? आपका माइंडसेट ये बन चुका है कि जो किताब में लिखा हुआ है, जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, हमारा आंसर वही आएगा तो इसका मतलब है ठीक है, और अगर उससे जरा भी डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब है आंसर गलत है। ये आप काउंटिंग कर करके ना हर सेशन में ये बात बहुत पक्के तरीके से आपके जहन में बैठ चुकी है। लेकिन बताना ये चाह रहा हूं इस सब्जेक्ट में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपका आंसर जो आप अटेम्प्ट करेंगे अक्सर डिफरेंट होगा। तो आपने ये नहीं कहना सर ये जो मेरा आंसर है ये आपके वाले सॉल्यूशन से डिफरेंट है, सर मुझे बड़ी परेशानी है, सर ये मेरा सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन से मैच नहीं हो रहा। भाई मेरे सॉल्यूशन से मैच होना तो दूर की बात है, आपका सॉल्यूशन आपके साथ आपके दोस्त के सॉल्यूशन से मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा? सब्जेक्ट की नेचर डिफरेंट है। ये काउंटिंग की तरह सब्जेक्ट नहीं है 2 दूनी 4 हमेशा 4 आएगा, जिसका 3 आया वो भी गलत, जिसका 5 आया वो भी गलत। ये काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग में ऐसा होता है, ऑडिट में ऐसा नहीं होता। ऑडिट में आपका अक्सर केस स्टडी के अंदर आंसर डिफरेंट आएगा, डिफरेंट। इवन मैं अभी भी कोई क्वेश्चन करता हूं ना, सेम क्वेश्चन, अब ये फैक्ट बता रहा हूं, सुबह करूंगा ना सॉल्यूशन कुछ और होगा, शाम में करूंगा सॉल्यूशन मेरा कुछ और होगा। सेम क्वेश्चन बाज़ औक़ात मेरे साथ भी ऐसे होता है। तो जब मेरा सॉल्यूशन एक मेरे सॉल्यूशन के साथ ही दूसरे टाइम में के साथ मैच नहीं करेगा तो आपका कैसे कर सकता है? ये सूल याद रखिएगा, अल्फाज मैच नहीं होने चाहिए, हाँ कंसेप्ट मैच होने चाहिए। अल्फाज मैच, यहां पे अल्फाज, अकाउंटिंग में एक एक नंबर आपका मैच होता है और रूल ये है नंबर मैच हुआ तो आंसर ठीक, नंबर मैच नहीं हुआ तो आंसर गलत। ऑडिट में ऐसा नहीं होगा, कंसेप्ट मैच करने हैं,
अल्फाज मैच नहीं करने कभी भी नहीं होंगे, अभी बता रहा हूँ। पूरे सेशन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस बात से परेशान होते हैं, सर हमारा सोल्यूशन जो है वो जैसी सोल्यूशन से मैच नहीं करता। आपने याद रखिए क्या मैच करना है, क्या मैच नहीं करना, ये सुन लीजिए। अल्फाज मैच नहीं करने, कंसेप्ट मैच करना है, कंसेप्ट मैच करना है, अल्फाज मैच नहीं। ये बात समझ आ गई? ठीक है, हालांकि छोटी सी बात थी लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके आपके सामने इसलिए रखी है कि अच्छे तरीके से ज़हन में बैठ जाए। ऑडिट अकाउंटिंग नहीं है, इसमें अकाउंटिंग वाला रूल नहीं लगेगा। आपके अक्सर सॉल्यूशंस जैसे सॉल्यूशन से डिफरेंट होंगे, आपने परेशान नहीं होना। हाँ, कंसेप्ट मैच करने हैं, कंसेप्ट मैच करना है। मुझे याद आ गया उसमें एक मजमून और भी होता था, वो क्या होता था, कुर्सी। ठीक है, उसमें होता था इसकी 4 टांगे हैं, तो अगर आप माई फ्रेंड के ऐसे लिख रहे होंगे, उसमें आपने लिख दिया उसकी 4 टांगे हैं, वो गलत हो जाएगा। क्यों? वो अल्फाज भी फर्क है, वो कंसेप्ट भी फर्क है, वो कंसेप्ट भी गलत हो गया। तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा, फिर आपके ऑडिट में मार्क्स डिडक्ट होंगे। अल्फाज फर्क हो जाएंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं। ये बात समझ आई आपको? तो आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज क्या सीखी आपने भला? ऑडिट अकाउंटिंग की तरह नहीं है, इसमें आपका सॉल्यूशन एग्जैक्ट मैच होना लाजमी नहीं है, बल्कि नहीं होगा, नहीं होगा, अक्सर नहीं होगा सॉल्यूशन। तो क्या चीज मैच करनी है हमने? कंसेप्ट्स मैच करने, अल्फाज मैच नहीं करने। शाबाश। चलिए ये चीज आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्री रेक्विजिट्स क्या है? आपने काउंटिंग पढ़ी हो, ये कौन से वाला FAR का पेपर आपने पढ़ा हो, FAR 1 का पेपर। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने FAR 1 नहीं पढ़ा हुआ? क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने FAR 1 नहीं पढ़ा हुआ? सारे स्टूडेंट हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में जरा बताइए, हाथ उठाइए। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट हाइब्रिड क्लास में जिसने FAR 1 ना पढ़ा हो? सबने पढ़ा है। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने FAR 1? सबने पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है, सबने पढ़ा हुआ है। ओके। जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है ना, याद रखिए ये पढ़ा होना लाजमी नहीं है। सिर्फ आपने FAR 1 पढ़ा है ऑडिट पढ़ने के लिए काफी है। ऑडिट पढ़ने के लिए जो कंसेप्ट जरूरी होते हैं वो FAR 1 तक आ जाते हैं आपको। ठीक है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, 2-3 कंसेप्ट में हेल्प हो जाएगी। नहीं पढ़ा हुआ कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैंने अभी FAR 2 का पेपर, वो पुरानी स्कीम के मुताबिक, FAR 2 का पेपर नई स्कीम के मुताबिक कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग नाम है ना इसका, हाँ, FAR 2 का पेपर मैंने नहीं पढ़ा हुआ, क्या मैं ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं? ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ सकते, इसका 1 वर्ड आंसर ये है, पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा हमारे ऑडिट में 2 सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स इंक्लूड होते हैं ऑडिट के अलावा, एक अकाउंटिंग और एक कंपनी लॉ। ठीक है, वो जो बिजनेस लॉ बन गया, कंपनी लॉ और अकाउंटिंग, ये 2 कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं ऑडिट के अलावा। तो आपने जब कभी पूछना होता है ना, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए, सर मैंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ, मैंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, फॉर एग्जांपल FAR नहीं पढ़ी हुई, FAR 2 नहीं पढ़ी, क्या मैं ऑडिट का पेपर उठा सकता हूं, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता? सवाल ये नहीं है। सवाल असल में क्या होना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए कि सर ऑडिट के पेपर में अकाउंटिंग और लॉ के कंसेप्ट्स भी यूज होते हैं, क्या आप वो कंसेप्ट्स ऑडिट में पढ़ाएंगे? सवाल क्या है, उस्ताद से सवाल क्या पूछना है, सर ऑडिट में अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स भी टेस्ट होते हैं, लॉ के कंसेप्ट भी टेस्ट होते हैं, क्या वो कंसेप्ट्स जो दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं क्या ऑडिट में लेकिन इस्तेमाल होते हैं डायरेक्ट, क्या वो पढ़ाएंगे? अगर टीचर कहें हाँ पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब है बेफिक्र हो कि आप ऑडिट का सब्जेक्ट उठा सकते हैं। और अगर टीचर कहें मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ पहले आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे फिर आप पढ़ सकते हैं ऑडिट। तो ऑडिट में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के भी 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इंक्लूडेड हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद आपको कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वो कंसेप्ट्स आपको क्लास में मैं खुद कवर कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी में आ जाते हैं। ठीक है, जो सब कंसेप्ट्स दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं लेकिन इस सब्जेक्ट में टेस्ट हो रहे हैं, तो याद रखिए क्या वो सब्जेक्ट के टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती पढ़ाना? बिल्कुल बनती है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ने यहाँ तो पढ़े नहीं होंगे, पढ़े होंगे तो भूल चुके होंगे। ठीक है, इसलिए कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ना भी पढ़ी हो प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक, लेकिन FAR 1 पढ़ा हो तो वो जरूरी है और वो आपने पढ़ा हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। डिफिकल्टी लेवल क्या है? ये मैंने आपको बता दिया, डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या है? इसमें
सिलेबस लेंथी है, कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इस दफ़ा ICAP ने मजीद कुछ कंसेप्ट्स ऐड कर दिए न्यू एजुकेशन स्कीम में। कंसेप्ट्स की तादाद ज़्यादा है, और जैसे मैंने बताया बेस 0 है, यानी आपको ABC से स्टार्ट करना पड़ता है बिल्कुल हमें, ठीक है। कोई हेल्प नहीं मिलेगी, मुझे खुद आपको डेबिट क्रेडिट भी सिखाना पड़ेगा ऑडिट का, और फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे भी लेके चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ एक चीज़, क्या सिलेबस लेंथी हो जाता है, आपने डेली पढ़ना है, तो डेली पढ़ेंगे जी, पक्की बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पासिंग परसेंटेज लगभग पिछले अगर 10 सालों की एवरेज निकाली जाए, सब्जेक्ट की एवरेज है 33%, और ये एवरेज जो अकाउंटिंग के पेपर होते हैं ना आपके, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जैसे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है, उससे कम है। कम होने की रीज़न क्या है? रीज़न ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट है, रीज़न ये है इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स नॉर्मली मिजाज अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, और इसकी प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है। अभी तो सेशन का आगाज़ है ना, आप बड़े कमिटेड है, मोटिवेटेड है, आप कहते हैं सर आप हमसे आज चाहे 4 घंटे रोज़ पढ़ने का भी वादा करवा लें, हम तैयार हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन जब आगे रूटीन में आपको असाइनमेंट्स मिलेगी, असल आपका टेस्ट तब होगा कि आप वो 2 घंटे वाली कमिटमेंट पूरी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अक्सर ऐसा होता है, अकाउंटिंग हमारा फेवरेट टॉपिक, फेवरेट सब्जेक्ट होता है, हम उसको बेतहाशा पढ़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली दिल करता है, ठीक है। एक चीज़ क्वेश्चन किया बोरिंग कॉस्ट का, वो आंसर टैली हो गया, अच्छा शाबाश, वो एक आंसर का सही हो जाना ना, वो हमें फ्यूल प्रोवाइड कर देता है अगला क्वेश्चन करने के लिए, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली दिल करता है अगला क्वेश्चन भी करें, दूसरा क्वेश्चन भी ठीक हुआ, तीसरा क्वेश्चन भी करें। ऑडिट में क्या होता है, एक तो वैसे ही थ्योरी करते हुए जान जाती है, ठीक है। मैं भी जब स्टूडेंट था ना, तो लिखना जो होता है ना, ये ऐसे वगैरह लिखना मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता था, मेरी अपनी जान जाती है, लेकिन फिर भी मजबूरी कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो एक तो आपको अपने आप को तैयार करना मुश्किल होगा कि मैंने ये केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना है, और अगर कर भी लिया आपने तैयार, तो फिर इसके बाद जब केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं, उधर कुछ और लिखा होता है, आपने कुछ और लिखा होता है, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो पता नहीं क्या लिखा है, कल सर से पूछेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है, इसको छोड़ते हैं, दूसरा कोई काम करते हैं। ये दो बड़ी रीजन होंगी, एक थ्योरेटिकल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये अपने आप को थोड़ा तैयार करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि मैंने ये काम करना है, खुद से दिल नहीं करता, काउंटिंग का क्वेश्चन करने को खुद से दिल करता है, ऑडिट में खुद से दिल नहीं करता समझाना। और फिर खास तौर पे जब आप क्वेश्चन एक दो अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्यूशन मैच नहीं करते, तो आप डिसऑर्ट हो जाते हैं, आपने उससे डिसऑर्ट नहीं होना, कंसेप्ट्स मैच करने, मैंने आपको बताया अल्फाज मैच नहीं करने, और अगर मैच नहीं हो रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, उसको पढ़े सीखें, मैच कंसेप्ट्स हो गए, ओके, आगे मूव करना है। तो आपने डेली प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट पेपर पैटर्न क्या होगा? पेपर पैटर्न हमारे इस पेपर ICAP के कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें MCQs भी होते हैं, ठीक है। हमारे इस ऑडिट के पेपर में कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर का भी नहीं है। 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक को हम कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक को कहते हैं केस स्टडीज। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, रटे वाले सवाल, ठीक है, जिनमें आपने कुछ ना कुछ याद करना होता है। और केस स्टडीज क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें जो कुछ आपने सीखा हुआ उसको डिफरेंट ऑडिट सिनेरियोज में अप्लाई करना होता है। 2 तरह के क्वेश्चन। अगर वेटेज को देखा जाए तो 30% के करीब वेटेज होगी हमारी रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन की, और 70% के करीब वेटेज होगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की। ICAP आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद चेंज कर रहा है। अब हो सकता है कि आने वाले अटेम्प्ट्स में वो ये जो 30-70 की रेशियो इसको 20-80 कर दे, कि 20% रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन और 80% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसीलिए याद रखिए, इस क्लास के अंदर हम कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिनको याद भी करना है। क्यों? क्योंकि हमारा पेपर रिक्वायर करता है कि वो हमसे कुछ रिप्रोड्यूस करवाएगा चीजें, उन चीजों को याद भी करना है, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस क्या होगा? मेमोराइजेशन की तरफ नहीं, केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने की तरफ। तो आपको केस स्टडीज अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस खास तौर पे करनी है। अब केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये आपको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने क्या करना है, डेली होम असाइनमेंट्स जो आपको दी जाएंगी उनको आपने अटेम्प्ट करते रहना है। पेपर पैटर्न भी हो गया जी। यहाँ पे अब हम लगाते हैं अपना चेक पॉइंट। अभी तक की डिस्कशन में हमने क्या सीखा? इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन और खास तौर पे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे अहम चीज हमने क्या सीखी कि ऑडिट क्या है? ऑडिट है वेरिफिकेशन, अकाउंटिंग है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, और ऑडिट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश। और इस सब्जेक्ट की नेचर के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? इस सब्जेक्ट की नेचर है जजमेंटल। जजमेंटल का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल क्या होता है? 2 + 2 = 4, ये न्यूमेरिकल है। जजमेंटल क्या है? जजमेंटल का मतलब है जिसमें आपने सोच के फैसला करना होता है। जजमेंट का मतलब क्या? सोच के फैसला करना। तो यहाँ पे आपने सोच के फैसले करने होंगे,
और चूंकि वो जब आप फैसला करेंगे उसको लिखेंगे तो ड्राफ्टिंग हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है दूसरे से, तो अल्फाज मैच नहीं होंगे लेकिन कंसेप्ट्स मैच होने चाहिए। ठीक है जी, यहां तक आपका कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, शाबाश जी। सीला वो कह रहे हैं कि सर कंपनी ला अगर साथ साथ पढ़े तो फिर भी ठीक है, भाई ना भी पढ़े तो फिर भी ठीक है। ऑडिट के लिए मैंने बताया कंपनी ला के कंसेप्ट जरूरी हैं, इसमें यूज होते हैं, कंपनी ला के कंसेप्ट यूज होते हैं और अकाउंटिंग के कंसेप्ट यूज होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऑडिट के लिए लाजमी है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ गए हैं, नहीं भी पढ़े मसला कोई नहीं है। क्यों मसला क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तो वो आपका ऑडिट का टीचर आपको अकाउंटिंग के और लॉ के कंसेप्ट सिखा रहा है ऑडिट में, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पहले से ना पढ़ा हो। लेकिन अगर नहीं सिखा रहा तो फिर आपको पहले वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आना है। और मैं इस क्लास में ये अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि हमारे ऑडिट में किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी कंसेप्ट अगर यूज होता है, वो कंसेप्ट आपको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक और चीज इनमें रखिएगा, वो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने ऑडिट के स्कोप को सामने रखते हुए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट है, गालबन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, IAS 10 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, वो कंसेप्ट है। अब वो बहुत से कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होता, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिखाऊंगा क्लास में, लेकिन किस हद तक, जिस हद तक ऑडिट में यूज होता है। यानी उस नॉलेज की बेस पे आप ऑडिट का पेपर तो दे सकते हैं, लेकिन उस नॉलेज की बेस पे काउंटिंग का पेपर नहीं दे सकते। आप काउंटिंग के टीचर को जाके ये नहीं कह सकते सर हमें IAS 10 ना पढ़ाएं, क्यों, हमने ऑडिट में सीख लिया। नहीं नहीं नहीं, ऑडिट वाले टीचर ने जो सिखाया है वो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया है। अकाउंटिंग वाले टीचर जो आपको सिखाएंगे काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाएंगे। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, काउंटिंग में कंसेप्ट और होता है, जो ऑडिट में एक और कंसेप्ट है काउंटिंग का जो इस्तेमाल होता है, वो है IAS 16 में आपने पढ़ा होगा। IAS 16 अलाउ करता है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में एक रूल ये होता है कि आपने जब रिवैल्यूएशन करनी है, इंटायर क्लास की रिवैल्यूएशन करनी है, सेलेक्टिव एसेट्स की रिवैल्यूएशन नहीं करनी। ऐसा ही है। अब ऑडिट में ये कंसेप्ट टेस्ट होगा कि एसेट्स रिवैल्यूड अमाउंट पे शो करवाए जा सकते हैं, ये भी टेस्ट होगा, और ये भी टेस्ट होगा कि सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए, इंटायर क्लास की रिवैल्यूएशन करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिवैल्यूएशन की कैलकुलेशन कभी भी नहीं हम करेंगे। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स क्या होती है, उसमें डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट क्या होता है, या दूसरा सरप्लस है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीजें हम ऑडिट में नहीं सीखेंगे। क्यों? ऑडिट के पेपर में टेस्ट नहीं करता, ये काउंटिंग में टेस्ट करता है। ठीक है जी, तो कोई भी दूसरा सब्जेक्ट का कंसेप्ट ऑडिट में अगर इंक्लूडेड है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। आपको इसके बारे में कतई कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज, FAR 1 पढ़ा हुआ आपने, कैफ 1 जो है न्यू स्कीम के मुताबिक वो पढ़ा हो, वो पढ़ा हुआ है, बस इसके अलावा आपसे कुछ रिक्वायर्ड नहीं। और की क्वेश्चन, हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4 में कोई क्वेश्चन, हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 6 में कोई क्वेश्चन, बताइए जल्दी से बताइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन कह दीजिए एक दफा, शाबाश। हाइब्रिड क्लास नो क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा ऊंची बोलिए मेरे भाई जरा, नो क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कोर्स कवरेज, ये बल्कि मोड ऑफ लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, इसको भी छोड़े। कुछ एडवाइसेस आपके लिए, ठीक है, अमल करेंगे आप ही का फायदा, ना करेंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। ये कुछ चीजें ऐसी है जैसे शायद कुछ अंडरस्टूड किस्म की चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने रखना जरूरी है। कुछ एडवाइसेस मेरी हैं फिजिकल स्टूडेंट्स और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए। भाई एसी ऑन करवा दें, मेरे को गर्मी क्यों लग रही है, मुझे एसी ऑन करवा दें। फिजिकल स्टूडेंट्स ये बंद करवा दें, अच्छा। फिजिकल स्टूडेंट्स और ऑनलाइन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मेरी कुछ एडवाइसेस हैं। पहली एडवाइस मैंने आपको क्या बोली, 2 घंटे हर रोज पढ़ना है। हर रोज 2 घंटे का मतलब ये है कि डेली पढ़ना है। इसका ये मतलब नहीं है कि वीकेंड पे आपने अगर 14 आवर्स पढ़ लिया, 14 घंटे, 2 साथ 14 घंटे पढ़ लिया, पूरे हफ्ते का हक अदा हो गया, ऐसा नहीं होगा। साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की, उन्होंने बोला टू एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट 2 + 2 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक स्टूडेंट 5 घंटे कंसेक्यूटिव पढ़ता है, दूसरा स्टूडेंट 2 घंटे कंसेक्यूटिव पढ़ता है, ब्रेक लेता है, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ता है, किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी? 2 + 2, जिसने इंटरवल के साथ पढ़ा। इसीलिए हर रोज 2-2 घंटे पढ़ना, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। वीकेंड के ऊपर 8-10 घंटे पढ़ लेना, इससे वो प्रोडक्टिविटी आपको
नहीं मिलेगी। तो डेली पढ़ना है क्या, 2 घंटे। फिर इसके बाद आपको पता है लर्निंग कर्व पता है ना आपको, जब आप काउंटिंग का पहला क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक दफ़ा ये जब मैं स्टूडेंट था तो कैलकुलेशन की थी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन मेरा उस वक्त टाइम लेके जाता 15 मिनट, दूसरा क्वेश्चन लगभग 12 मिनट, और तीसरा क्वेश्चन 8 से 9 मिनट में हो जाया करता था। शायद आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की हो कि जब आप थोड़ा आधा पौना घंटा काउंटिंग कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर पे हाथ चलना शुरू हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़, ये लर्निंग कर्व कहलाता है। लर्निंग कर्व से फायदा तो होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन लर्निंग कर्व को किल कर देती है डिस्ट्रैक्शन। अगर आपने पहला क्वेश्चन किया है ना 15 मिनट में, दूसरा क्वेश्चन करने लगे हैं, बेल हुई, आप उठ के गए दरवाजे पे, देखा कौन है, उसके बाद दरवाजा बंद किया, वापस आए, आपका लर्निंग कर्व 0 से स्टार्ट होगा। डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप डिस्टर्बेंस होगी, दोबारा उस जगह पे आने के लिए आपको 3-4 मिनट चाहिए। ऐसे ही होता है ना, सोच जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। दुनिया में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है मोबाइल। जब कभी आपने स्टडीज करनी है, मोबाइल आप नहीं छोड़ सकेंगे, वो मुझे मैं छोड़ने को कह भी नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जब आप पढ़ रहे हो उस वक्त आपको मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, अपने सामने भी नहीं रखना, इसको साइलेंट कीजिए और बैग में रखें किसी ऐसी जगह जहां पे ये आपको नजर ना आए, ठीक है। अगर आप इसको साइलेंट तो कर दिया लेकिन सामने रखा, थोड़ी देर बाद मैसेज आएगा, ठीक है, स्क्रीन के सामने डिस्प्ले आएगा, आपकी ऑटोमेटिकली नजर उसकी तरफ जाएगी। तो जब कभी स्टडी करनी है, आपने रूल क्या है, मोबाइल को ऑफ ना भी करें, साइलेंट करें, और अपनी नजरों से दूर रखना है। मोबाइल को क्या करना है, साइलेंट करें और नजरों से, ताकि आपका जो लर्निंग कर्व बन रहा है ना वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद कोशिश करें ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा, ये रिकमेंडेशन है, लाजमी नहीं है, ये मॉर्निंग टाइम में पढ़ें। मॉर्निंग टाइम में हम फ्रेश होते हैं, ठीक है, इवनिंग टाइम में हम एग्जॉस्ट हुए होते हैं, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ। इवनिंग में मैं अकाउंटिंग जो होता है ना, अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट्स वो मैंने इवनिंग में रखे होते थे, क्योंकि जब आप एग्जॉस्ट होते हैं, थके होते हैं, तो उस टाइम में काउंटिंग चल जाती है, कैलकुलेशंस होती हैं, चल जाती है। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपने पढ़ना हो, उसको समझना है, उस पर गौर करना है, उसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए होता है, ठीक है। तो शाम में अगर वही चीज़ मैं पढूं, मुझे 1 घंटा लगता है, मॉर्निंग में वही चीज़ पढूं, वो 35-40 मिनट में मेरी क्लियर हो जाती है। तो मेरी सजेशन ये है कि जब कभी ऑडिट पढ़े, उस वक्त स्टडी करें जब आपका माइंड फ्रेश हो। अमूमी तौर पे मॉर्निंग में होता है, लेकिन जो भी आपको टाइम सूट करे, लाजमी नहीं है, आप उस वक्त इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। फिर सबसे अहम चीज, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सिलेक्टिव स्टडी आपको पता है पूरे सीए में कहीं पे भी आपको चॉइस नहीं मिलती, आपने ये चीज नोट की है, ठीक है भाई। यूनिवर्सिटी वगैरह के पेपर देखें ना, उसमें आप देखें वो 8 में से 5 सवाल करे, 10 में से 5 सवाल, ऐसे होता है, सिलेक्टिव स्टडी होती है। सिलेक्टिव स्टडी को आई कैप डिस्कस, जहां कहीं ऑप्शंस होती है ना, याद रखें 6 में से 5 सवाल करने हैं, अगर ये भी होगा ना, एक क्वेश्चन की भी ऑप्शन होगी ना, ऑप्शंस हमेशा सिलेक्टिव स्टडी को इनकरेज करती है। आई कैप सिलेक्टिव स्टडी आपसे नहीं करवाता, बल्कि आई कैप बाज़ औक़ात चुन चुन के ऐसे कंसेप्ट्स उसे अपने वर्किंग किए होते हैं, अंदाजा होता है स्टूडेंट्स कौन कौन से कंसेप्ट्स किस सब्जेक्ट में छोड़ के जाता है। आई कैप इंटेंशनली उन कंसेप्ट्स को टेस्ट करता है जो अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। तो सिलेक्टिव स्टडी आपने नहीं करनी, ठीक है, हमेशा सारे सब्जेक्ट्स, सारे जो हमारे चैप्टर्स होंगे उनको स्टडी करना है। नेक्स्ट वीकली टेस्ट होंगे हमारे, आपने लगभग वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है, आपने इसको अटेम्प्ट करना है। वीकली टेस्ट के साथ कुछ एडिशनल टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, हमारा टर्म टेस्ट भी होंगे, मॉक भी होगा। टेस्ट आपने स्किप नहीं करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है, टेस्ट को स्किप, टेस्ट 2 वे टीचिंग में सबसे अहम टूल है टेस्ट। देखिए क्लास में आते हैं ना, ये 1 वे टीचिंग हो रही है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जब मैं आपसे पूछूंगा ना समझ आ रही है कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ आ रही है, हर चीज समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे अंदाजा है कि हर चीज आपको समझ नहीं, यार कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को समझ ना आए। तो मुझे बताइए, जो चीजें आज के लेक्चर में आपको समझ नहीं आई, क्या वो मुझे अगले लेक्चर में या हफ्ते के बाद या महीने के बाद बहाने से रिवीजन कर देनी चाहिए उनकी, या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, जब आप चीजें सीख रहे होते हैं, कुछ चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी, कुछ चीजें मुश्किल होंगी, तो मुश्किल होंगी उनको दोबारा रिवाइज होना। मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कौन से कंसेप्ट को रिवाइज करना है? एक तो अपने एक्सपीरियंस से मुझे ऑलरेडी अंदाजा है, हर टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर को अंदाजा होता है कि किस किस जगह पे बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है, लेकिन स्टिल मुझे पता होना चाहिए आप स्पेसिफिक स्टूडेंट है, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ चीजें ऐसी मुश्किल लग रही हो जो कि पिछले वाले स्टूडेंट्स को आसान लग रही थी, या वाइस वर्सा हो। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा कंसेप्ट समझ आया कि नहीं है? वो आपके टेस्ट से पता चलेगा।
तो आपने अपने टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ये ज़रूर जहन में रखिएगा। और एक बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की, बड़ी खतरनाक बात, कि वो कहते हैं सर अभी तैयारी नहीं है, हम तैयारी पूरी करके ना फिर टेस्ट देंगे। तैयारी पूरी करके, वो पूरी तैयारी कभी भी नहीं होगी। याद रखें, जब किसी टेस्ट का टाइम आ गया, आपकी चाहे 40% प्रिपरेशन लेवल क्यों ना हो, आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना है, जरूर कीजिएगा, टेस्ट ना कभी छोड़ें। संडे हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स नॉर्मली आखिरी महीना रखते हैं, अभी लेक्चर निपटाते जाए, आखिरी महीने रिवीजन करेंगे। लास्ट मंथ में रिवीजन नहीं, प्रेशर होता है दूसरे सब्जेक्ट्स का भी ज़्यादा, तो लास्ट मंथ में रिवीजन को ना छोड़ें, बल्कि रिवीजन को आपने साथ साथ करना है। हफ्ते में एक दिन, जैसे संडे का दिन है, इसको ज़रूर रखिए जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। डोंट ट्रस्ट सोशल मीडिया। आपने अपने कैरियर का कोई भी डिसीजन करना ना, याद रखिए एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा, अगर आपके सामने, मैं फ़र्ज़ कीजिए किसी पॉलिटिशियन का नाम लेता हूँ, किसी एक पॉलिटिशियन का, और आपसे कहता हूँ बताइए ये गुड है या बैड है, कुछ स्टूडेंट कहेंगे गुड, कुछ कहेंगे बैड। किसी दूसरे पॉलिटिशियन का नाम लूँगा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे गुड, कुछ कहेंगे बैड, ऐसा ही है ना। अगर किसी एक सूल याद रखिएगा, टीचर जो होता है ना, टीचर, उसको इम्पार्शल होना ज़रूरी है। मैं अगर इम्पार्शल हूँगा ना किसी, तभी आपको सिखा सकूँगा। तो हमने इंटेंशनली अपने आप को इम्पार्शल रखना होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया में अगर आप किसी इंसान से आज तक नहीं मिले और आप उसे गलत समझते हैं, उसके बारे में नेगेटिव थॉट रखते हैं, वो भी एक कैंपेन की वजह से है। और दुनिया के किसी पर्सन से आप कभी नहीं मिले और उसे आप अच्छा समझते हैं, वो भी एक कैंपेन की वजह से है। बैकएंड पे कैंपेन चलती है। ये जो आज की ये एज है ना, इसे इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में आपसे अगर कहूँ, फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया सबसे पहले जहन में हमारे फेसबुक आता है। क्या आप कहेंगे सर फेसबुक सोशल मीडिया? फेसबुक, याद रखिए आज के दुनिया, और आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इनिशियली ये था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इस पे बिजनेस होते हैं। फेसबुक पे क्या होते हैं? बिजनेस होते हैं। इवन जो फेसबुक बनाने वाले हैं वो ये इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अब हमारे लिए, हम जो पॉलिसी मेकिंग जो स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं ना, वो इसको एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे होते, एज बिजनेस प्लेटफॉर्म बना रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके कैरियर के जो आपने जो भी डिसीजन करने होते हैं ना, ये मेरी एक आपको एडवाइस है, जो भी डिसीजन करने होते हैं वो आप हमेशा उस पर्सन के साथ मिलके कीजिए जिसको आप जानते हैं, ठीक है, जिसको आप जानते हैं, जो आपका वेल विशर है। सोशल मीडिया पे डिफरेंट कैंपेन चल रही होती हैं, इनकी बेस पे आप अपनी जिंदगी का कोई भी अहम डिसीजन ना कीजिए। आप प्रोफेशनल है, आपने खुद रिसर्च करनी है हर चीज की, ठीक है, और उसके बाद जो भी फिर आपका दिल मुतमिन हो उसके मुताबिक आप फैसला कीजिए। आगे चलते हैं। ये तो थी स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन थी दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, जो फिजिकल के वाले हैं उनके लिए भी और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट, फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर होना है, आपने पंक्चुअल होना है। रेगुलर का मतलब क्या है? रोज आना। हमारा सिलेबस क्विकली मूव करता है, सीए का हर सब्जेक्ट ऐसा ही है। उसमें अगर आप एक छुट्टी करते हैं ना, मैं आईकॉम बीकॉम भी किया, बीकॉम में क्या होता था, हफ्ता छुट्टी करता था मैं, हफ्ते के बाद जाते थे, वो टॉपिक वही चल रहा होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सीए में आप एक दिन छुट्टी करेंगे ना, आपको उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन उसके बाद करेंगे, हर क्वेश्चन में फील होगा कि कोई ना कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपने किसी भी कोशिश करनी है कि छुट्टी हरगिज ना कीजिए। फिर उसके बाद पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब क्या है? टाइम पे आना है, वक्त पे आना है आपने। क्लास में अटेंटिव होना है। अटेंटिव होने का मतलब यह खास तौर पे मोबाइल की तरफ नहीं देखना। पूरी क्लास में पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक मोबाइल की तरफ आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए, अटेंशन डाइवर्ट होती है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन कैसे करने ये भी सुन लीजिए। जब मैं ऐसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आपने इसके दरमियान में मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछना। मैं खुद दरमियान में चेक पॉइंट बोलूंगा, मैं कहूँगा ये चेक पॉइंट आ गया। चेक पॉइंट का मतलब ये है कि मैंने लॉजिकल अपने लेक्चर को 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। जब मैं लॉजिकल पार्ट कंप्लीट कर लूंगा, वहाँ पे खुद से रुकूंगा और आपसे पूछूंगा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आपने उस टाइम पे क्वेश्चन पूछना है,
दरमियान में क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि वो एक तो टेम्पो टूट जाता है और दूसरा बात बहुत ऐसा होता है कि वो हमें अंदाज़ा होता है उस्ताद को कि बच्चा यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछेगा। तो कई दफ़ा ऐसे होगा कि कोई क्वेश्चन आपके जहन में आएंगे, लेकिन चूंकि मैंने आपको मना किया कि अभी नहीं पूछना, आप अपने आप को रोक लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे साइड पे क्वेश्चन में पूछना, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको फील होगा उस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल गया है, ठीक है। तो अगर बहरहाल इन केस फिर भी अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, जब आपको मैं ब्रेक लगा क्वेश्चन में चेकमेट लगाऊं तो आपने उस वक्त क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए। एक चीज हमेशा जहन में रखिएगा, हाथी, आपके जहन में आया हाथी का इमेज बना? हमारे लेक्चर से इररेलेवेंट है ना, ये सच में इररेलेवेंट है। इससे पहले जितनी भी डिस्कशन हुई आपके जहन में हाथी आया था? क्यों नहीं आया था? मैंने बोला ही नहीं। अब आया जहन में, क्यों? मैंने बोला। तो याद रखें, जब तक उस्ताद इररेलेवेंट चीज डिस्कस नहीं ना करेगा, आपके जहनों में इररेलेवेंट कंसेप्ट या सवाल आ ही नहीं सकता। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं मेरे जहन में जो सवाल है पता नहीं भूंगा सा सवाल होगा, मैं पूछूंगा पता नहीं मेरे को इंसल्ट ही ना हो जाए, सारे हंसना शुरू कर देंगे। आ ही नहीं सकता। 17 साल हो गए, हर साल में 2 बैच होते हैं और सम टाइम हम एक सेशन के अंदर मल्टीपल बैच पढ़ा रहे होते हैं। आज तक कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे होंगे? वैसे कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे होंगे? 1 या 2 क्वेश्चंस के अलावा आज तक किसी बच्चे ने इररेलेवेंट सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मेरी कोशिश होती है कभी इररेलेवेंट डिस्कशन ना कर। तो आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है, आपको जितना मर्जी भूंगा लगे, देखिए क्वेश्चन भूंगा है या अच्छा है वो मैंने डिसाइड करना है, वो आपने डिसाइड नहीं करना, आप उसको जरूर पूछिए, ठीक है। मुझे इससे हेल्प ये मिलती है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं मुझे पता चल जाता है बच्चे का माइंड किस जगह पे काम कर रहा है, इस वक्त बच्चा किस जगह पे खड़ा है, मैं उस जगह पे आगे फिर लेक्चर को आगे उसके साथ जोड़ के आगे चलता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन जब मैं आपसे पूछूं, आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। जब मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन अब पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा आस्क क्वेश्चन। और नेक्स्ट है सिलेक्ट हॉस्टल एंड मेट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो दूसरे शहरों से आए हैं भाईजान, इतनी कुर्बानी दे के यहाँ आए हैं, ठीक है। एक तो घर वालों से दूर होना, ये बड़ी कुर्बानी है, ठीक है। हर बंदा एक जैसा स्ट्रांग नहीं होता, कुछ बंदे ऐसे होते हैं इमोशनली अटैच होते हैं, होम सिकनेस हो जाती है, वो एक बड़ी कुर्बानी है। फिर इसके अलावा सारे काम खुद करने। हॉस्टल वालों के लिए मैं ये क्या करता हूँ, सीए जो है ना वो डबल मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहुत से काम उन्हें जो घर वाले ऑलरेडी खुद करने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने जहाँ इतनी कुर्बानी दी है ना, थोड़ी सी कुर्बानी और दीजिए। क्या? अच्छा हॉस्टल सेलेक्ट कर लें, ऐसा हॉस्टल जिसमें कम से कम मिनिमम इतना माहौल हो कि आप पढ़ सके, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या अपने बैचमेट्स जो होते हैं, रूममेट्स होते हैं ना, वो अच्छे होने चाहिए आपके। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं वाकई अपनी परेशानियों का जिक्र कर रहे होते हैं कि रूममेट्स की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, वो घूमने फिरने वाले होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है आपने हॉस्टल अच्छा सेलेक्ट कर लें और रूममेट्स जो हैं वो ऐसे सेलेक्ट कर लें जो पढ़ने पढ़ाने वाले हों, और कोशिश करें दोस्त भी अपने ऐसे सेलेक्ट करें, ठीक है। एक फार्मूला बताता हूँ आपको, जाहिर है हमें भी किसी ने बताया हुआ है, हम आगे आपको बता रहे हैं, आप आगे किसी और को शायद बताएंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं जिंदगी में, 5 टीचर्स के साथ दोस्ती कर लें। वकील बनना चाहते हैं, 5 वकीलों के साथ दोस्ती कर लें। अमीर बनना चाहते हैं, 5 अमीरों के साथ दोस्ती कर लें। आप जैसे माहौल में रहेंगे ना, आप वैसा ही बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इस वक्त दोस्त बनाएंगे ना, जिस बेस पे दोस्त बनाएंगे, जिस बेस पे दोस्त बनाएंगे, आप भी वैसा ही बन जाएंगे। तो कोशिश करें, अगर आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को दोस्त बनाएं जो खुद भी पढ़ने वाले हैं। अगर आप सैरो तफरी करने का शौक रखते हैं तो फिर आपको ऐसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए जो सैरो तफरी करते हैं। तो इसलिए मैं आपको भी एडवाइस दे रहा हूं कि हॉस्टल को सिलेक्ट करना है अच्छे तरीके से, और जो दोस्त बनाने हैं वो भी आपने बड़ा केयरफुली बनाना है, ठीक है उनको, वरना आप भी उन जैसे हो जाएंगे या वो आप जैसे हो जाएंगे, ऐसे ही होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे आपके लिए बोल रहा हूं, लैपटॉप और कंप्यूटर पे लेक्चर लीजिए, मोबाइल पे लेक्चर ना लीजिए। मोबाइल के कभी लेक्चर नहीं लेना। एक तो ये कि स्क्रीन छोटी होती है, वो विजन में जब जो चीज़ छोटी होती है ना, उसका इम्पैक्ट भी हमारे जहन में कम पड़ता है, जो चीज़ बड़ी होती है उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है,
ठीक है, सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखे ना, उसका कुछ और ही मजा होता है, वो कुछ और ही इम्पैक्ट आ रहा होता है उसका। ठीक है, मोबाइल पे वही मूवी देखेंगे आपको इतना मजा नहीं आया, ऐसे ही होता है ना, साउंड इफेक्ट भी अलग होता है उसका व्यू भी अलग होता है। तो इसलिए मोबाइल जो है ना, छोटी सी स्क्रीन है, इस पर तो शायद आपको अल्फाज सही तरीके से नजर भी ना आ रहे हो बाज़ औक़ात। तो हमेशा याद रखें, मजबूरी हो मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं कर ले, लेकिन कोशिश करनी है जब कभी लेक्चर लेना है लैपटॉप और कंप्यूटर पे। मोबाइल पे वैसे भी हर 10-15 मिनट के बाद कोई ना कोई मैसेज आ रहा होता है, बल्कि 10-15 मिनट भी ज़्यादा है, तो 5-7 मिनट में कोई ना कोई नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है, अटेंशन डाइवर्ट होती है। आपको बताया ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस कौन सी है? मोबाइल। ठीक है जी, अगर आपसे फ़ायदे पूछेंगे ना तो ये बेतहाशा फ़ायदे आप बता देंगे मोबाइल के। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना, मैं अगर देखूँ ना मेरी ज़िंदगी में इसका नेट इफेक्ट नेगेटिव है। मेरी अब तक की ज़िंदगी में पिछले कोई 15-20 सालों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका नेट इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है, फ़ायदे भी बड़ा, एफिशिएंसी भी है, ऐसी बात नहीं आनी है, लेकिन बहरहाल चलें यार, छोड़े, ये डिबेटेबल बात है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए आपने हर रोज़ एक लेक्चर लेना है, डेली लेक्चर। ऐसा नहीं करना कि वीकेंड के ऊपर 3-4-5 लेक्चर इकट्ठे कर ले, ऐसा नहीं करना। और ख़ास तौर पे स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, हमारा लेक्चर जो होता है वो रेगुलर स्पीड के ऊपर चलना चाहिए, स्टैंडर्ड स्पीड के ऊपर ही आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्पीड हो फिर ही बात समझ आएगी। वो कभी आप मूवी देखते हैं भाई, आप मूवीज़ वगैरह तो देखते होंगे नहीं, कोई इतनी बुरी बात नहीं है मूवी देखना। अच्छी मूवी देखा जाए तो कोई बुरी बात नहीं। आप डबल स्पीड पे देखते हैं उसको कि रेगुलर स्पीड पे? रेगुलर स्पीड पे। डबल स्पीड पे देखे ना तो कभी कभी दोस्त का, अच्छा मूवी देखी उसमें ये डायलॉग बोला था, उन्होंने कहा वो डायलॉग बोला था उसने, वो किधर बोला था बताओ? क्योंकि डबल स्पीड पे देख रहे, नहीं देखते ना आप? हाँ, नहीं देखते। तो फिर मुझे ये बताइए, एक मूवी जो एंटरटेनमेंट है, मूवी में ना मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन वालों के लिए लेक्चर भी लगभग उसी तरह के बन जाता है। मूवी को देखना, उसमें आपका माइंड इस्तेमाल नहीं होता, जहन नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, वो सिर्फ आपने देखना है। लेक्चर जो होता है ना, उसमें आपने देखना भी है और समझना भी है, क्योंकि लेक्चर में टेक्निकल कंसेप्ट्स होते हैं, मूवीज में टेक्निकल कंसेप्ट्स नहीं होते। तो वो जो चीज़ जिसमें आपका माइंड भी नहीं लगना, उसको तो आप रेगुलर स्पीड पे देखते हैं। और वो चीज़ जिस पे आपको साथ साथ अपने जहन में प्रोसेसिंग करनी है इन्फॉर्मेशन की, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, उसको लिखना है बाज़ औक़ात अहम चीज़ों को, क्या वो डबल स्पीड पे चल जाएगा? नहीं चलता, नहीं चलता। यही वजह है कि अमूमी तौर पे फिजिकल वाले स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग आपने देखा होगा कि थोड़ी सी बेहतर होगी ऑनलाइन वाले के। ऑनलाइन वाले कहेंगे सर ऑनलाइन में समझ नहीं आती। भाई समझ किस वजह से नहीं आती, वो देखना पड़ता है। उसकी उसकी कुछ बहुत सी रीजन है, डिस्ट्रैक्शन होती है। क्लासरूम में आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है, थोड़ी देर बाद आपको भाई आके कुछ नहीं कहेगा, या थोड़ी देर बाद दरवाजे पे बेल नहीं होगी जो आपको जाके देखना पड़ेगा। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को ये मसले मसाइल फेस करना पड़ते हैं, डिस्टर्बेंस होती है बार बार लेक्चर हो। ठीक है, और सबसे बड़े जो एक नुकसान देती है चीज, वो क्या होती है? डबल स्पीड। क्या करते हैं सर, स्पीड डबल करते हैं सर, आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, बहुत स्लो आवाज। डबल में हमें बिल्कुल आराम से समझ आती है सर, प्रॉब्लम कोई नहीं है, डबल पे सुन लिया। और फिर बाद में कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट ऐसी बोली होती हैं, वो स्किप कर जाते हैं और फिर वही सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करनी है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हूं, आपने हमेशा जब भी लेक्चर लेना है क्या करना है? रेगुलर स्पीड पे, डबल स्पीड ना करें। ये टाइम ना बचाएं मेरे भाई, ये टाइम ना बचाए। हमारा लेक्चर वैसे ही नॉर्मली मैक्सिमम कितना होता है? 1.5 घंटे का। अकाउंटिंग वालों के तो लेक्चर मेरा हाल ज्यादा के होते हैं, दो सवा सौ 2 घंटे के होते हैं हमारा। और 1.5 घंटा में कट कटा के कोई तकरीबन सवा घंटा रह जाता है, कुछ स्टार्ट में कुछ दरमियान में ब्रेक होती है, तो इसलिए सवा घंटे को भी डबल स्पीड पे करना जाती है। ठीक है, तो रेगुलर स्पीड के ऊपर ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी को मिस यूज नहीं करना। कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी? कि यही कि आपको लेक्चर अवेलेबल है, ऑनलाइन में लेक्चर अवेलेबल होता है, जब चाहे आप ले लें। ठीक है, सेशन पहले दिन से लेके सेशन के एंड तक अवेलेबल होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लास्ट मंथ में लेक्चर लेंगे, नहीं। याद रखिए, एक असूल जेल में रखिएगा, ये पिछले सेशन में ये जो सीफैप का रिजल्ट है, इसमें एक स्टूडेंट था मेरा, उसका गोल्ड मेडल आया। तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना, उसको हम बिठा के उनसे पूछते हैं कि भैया आपके क्या क्या। तो एक चीज जो उसने बताई ना, जो बड़ी अहम चीज है, जो मैं चाहता हूं आप लोग भी उसके ऊपर अमल करें। हालांकि सीफैप वाले स्टूडेंट्स की लाइफ बड़ी टफ होती है, आप फुल टाइम स्टूडेंट, आप पढ़ना नहीं चाहते, मजबूरन पढ़ना पड़ता है। ऐसे सीफैप का स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, उसके पास टाइम नहीं होता। तो उसने एक बात कही थी, उसने कही थी सर मैंने क्या किया था, एक चीज अगर आप मेरे से पूछे ना कि अहम चीज क्या है, वो ये थी कि मैंने उनको फॉर्म में ना पेपर से पहले छुट्टियां होती है, कोई 30 दिन 40 दिन 50 दिन, फॉर्म की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं।
तो उसने कहा सर जब मेरी छुट्टियां स्टार्ट होनी थी ना, चल मैंने टारगेट ये बनाया था कि छुट्टियां स्टार्ट होने से पहले यानी समझ ले पेपर से 30 दिन पहले मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आखिरी महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है। तो उसने कहा आखिरी महीने में एक तो मैं बड़ा पीसफुली प्रिपेयर किया, मैंने पीसफुल तरह पूरे महीने में, क्यों वाला लेक्चर सारे पहले कवर किए हुए थे, और दूसरा चूंकि लेक्चर कवर किए हुए थे रिवीजन करने में मुझे बड़ी आसानी हुई। तो मैं ये चाहता हूं आप लोग भी ये टारगेट रखें, खासतौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोग भी ये टारगेट, क्योंकि याद रखें सीवैब लेवल में हमारे पास 90% स्टूडेंट ऑनलाइन होता है, यहाँ पे तो लगभग समय 50-50 होते हैं ना रेशो। जो सीफैब 90% स्टूडेंट ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आइंदा भी पढ़े, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तो ये ट्रेंड ज्यादा हो रहा है। लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है, रोज का काम रोज करना है। ये सबसे बड़ा मसला ऑनलाइन स्टूडेंट्स को होता है, पेंडिंग लेक्चर को पेंडिंग ना होने दीजिएगा, रोज का काम रोज कीजिए। और ये टारगेट बना ले, आज अपने आप से वादा कर ले कि मैंने सेशन, जिस दिन फिजिकल स्टूडेंट्स का सेशन खत्म होगा उसी दिन आपका भी सेशन खत्म होगा। आपने साथ साथ लेक्चर्स को कंप्लीट करते जाना है, असाइनमेंट करते जाने हैं, और आपने भी आखिरी महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है। क्लियर जी? साथ साथ प्रैक्टिस करते जाने हैं, साथ साथ टेस्ट देते जाने हैं, साथ साथ काम निपटाते जाए। आखिरी महीने में रिवीजन के अलावा कुछ भी नहीं करना, आखिरी महीने में रिवीजन। और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, मतलब सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के लिए एडवाइस नहीं दे रहा, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एडवाइस दे रहा हूँ। लास्ट मंथ में आपने सिर्फ रिवीजन के लिए रखनी है, तो स्टडी डेली करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये असल में चीजें होती हैं हर दफा, मुझे भी तो आपको बोरिंग लग रही है थोड़ी थोड़ी, मुझे भी लग रही है, लेकिन पता क्या, ये अहम है, ये बताना जरूरी होता है। ठीक है, शायद आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इन चीजों का पता होगा, लेकिन स्टिल बताना इसलिए जरूरी होता है। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट भी ऐसे हैं ना जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचे, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है। ठीक है, ये समझ लीजिए मेरे सारे टीचिंग कैरियर का निचोड़ है ये चीजें, जो मैं आपके सामने पहले लेक्चर में रखता हूँ। नेक्स्ट मेरे अक्सर एक सवाल, खासतौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्या कि सर एक दिन में कितने लेक्चर कवर करने चाहिए। ये डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर्स के ऊपर। एक फैक्टर ये है कि आपने ज्वाइन कब किया है, सेशन के स्टार्ट से ज्वाइन किया है, रिजल्ट के बाद से ज्वाइन किया, रिजल्ट के भी महीने बाद ज्वाइन किया है। फिर दूसरा इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। फिर तीसरा इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप इस अटेम्प्ट में एक ही पेपर देने जा रहे हैं, 2 पेपर देने जा रहे हैं, 3 पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स है। तो वैसे तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो, अगर आपको लगे कि आप ये डिसीजन नहीं कर पा रहे, तो आप इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देके मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको एक दिन में कितने लेक्चर लेने चाहिए। लेकिन जनरल रूल आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, फर्ज कीजिए कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ और 3 सब्जेक्ट्स आप इस अटेम्प्ट में करने जा रहे हैं, तो आपको, अगर आपने सेशन स्टार्ट किया, स्टार्ट से ज्वाइन किया है, तो आपको हर रोज क्या करना चाहिए, एक लेक्चर लेना चाहिए, एक लेक्चर, 1 लेक्चर पर डे। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट किस सवाल का जवाब दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने पूछा सर मुझे एक दिन में कितने लेक्चर लेने चाहिए। तो अगर सेशन के स्टार्ट में या 2-4 दिन बाद, हफ्ते के अंदर अंदर ज्वाइन किया है, तो उसे एक दिन में कितने लेक्चर लेने चाहिए, एक लेक्चर। अगर रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया है, रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया है, तो फिर एक दिन में कितने लेक्चर लेने चाहिए, 1.5। जैसे रिजल्ट के बाद ऐसा कम कम ही होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कोई पेपर पास हो जाता है, बस। तो उन्होंने कहा सर मैंने इससे पहले ऑडिट, मैंने तो सोचा था कि साथ ये देना पड़ जाएगा, ये पास हो गया, अब मैंने ऑडिट अगले अटेम्प्ट के लिए सोचा था, अब मैं पहली दफा ऑडिट पढ़ा, रिजल्ट के बाद आया बच्चा और क्या कहने लगा, सर मैं पहले से पहले मैंने ऑडिट नहीं पढ़ा हुआ, पहले क्या मैं पढ़ सकता हूं। इसका जवाब ये है, आपको डेली 1.5 लेक्चर अटेम्प्ट करना पड़ेगा और 3 घंटे खुद से देने पड़ेंगे। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी अगर रिजल्ट के बाद ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 1.5 लेक्चर। 1.5 लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि जब एक लेक्चर पूरा और दूसरा आधा कट कर दिया, नहीं। 1.5 लेक्चर का मतलब है किसी दिन 1 लेक्चर, किसी दिन 2, किसी दिन 1, आसान है तो 1 लेक्चर, सॉरी आसान है तो 2 लेक्चर, और जरा मुश्किल है तो 1 लेक्चर। और अगर रिजल्ट के भी 1 महीने बाद, रिजल्ट ये वाली ऑप्शन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिपीटर्स हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपको तो शायद क्वेश्चन झील लगे, रिजल्ट आने के बाद, अब से तकरीबन महीने बाद रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने के भी महीने बाद स्टूडेंट कहता है सर मैं अभी ज्वाइन कर लूं ऑडिट तो पास हो जाएगा। तो अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आपने फिर उस टाइम पे ज्वाइन नहीं करना। अगर रिपीटर है तो फिर कर सकते हैं, उस सूरत में आपको डेली 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे। ठीक है जी,
तो इन शॉर्ट ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन है, अगर आपने स्टार्ट से ज्वाइन किया है 1 लेक्चर डेली, रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया है 1.5 लेक्चर, और अगर रिजल्ट के भी महीने बाद किया तो 2 लेक्चर्स। क्लियर जी। स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करना है आपने, आई कैप की बुक को कोशिश करें हाथ भी ना लगाएं। आपको सारा मटेरियल क्लास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 2 वॉल्यूम होंगे, एक में नोट्स होंगे, एक में पास्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, याद भी वहीं से करना है, बुक में से पढ़ना भी वहीं से है। प्रैक्टिस के लिए जो आपको वॉल्यूम 2 दिया जाएगा वहीं से आपने प्रैक्टिस करनी है। पब्लिशिंग के लिए बुक जा चुकी है, आज सुबह भेजी है मैंने, इसी वीकेंड तक उम्मीद है कि पब्लिश होके आ जाएगी। तब तक जो भी मटेरियल चाहिए होगा आपको क्लास में मैं प्रोवाइड करूंगा। पिछले सेशन की बुक नहीं चलेगी, कोशिश करें। न्यू एजुकेशन स्कीम है ना, उसमें कुछ चीज़ें नई भी हैं, कुछ डिफरेंट भी है, बहुत सी चीज़ें सेम भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारा कुछ ज़मीन आसमान हो गया, आसमान ज़मीन, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ें सेम भी है, लेकिन बेहतर यही है अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आप न्यू बुक को ही यूज़ कीजिए। ठीक है, आई कैप की बुक को अभी आपने यूज़ नहीं करना। हाँ, जब महीना 1.5 महीना गुजर जाए उसके बाद आप देखें कि सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। वो कैसे देखेंगे, वो आपने अपनी बुक में से जो पढ़ा होगा, साथ ही आई कैप की बुक का रेफरेंस होगा, वहाँ से जाके रीड कर लीजिए। जब आप रीड कर लेंगे आपको 2 बातें पता चलेगी। पहली ये बात पता चलेगी कि हाँ, जो इधर लिखा हुआ है सर ने वही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, और दूसरी ये भी बात पता चलेगी कि जो सर ने मना किया है ना आई कैप की बुक को पढ़ने से, क्यों किया। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप आई कैप की बुक को अगर पढ़ेंगे तो। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है, कोशिश अगर आप पूरे सेशन में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं रोक नहीं रहा। रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, मैच कर लीजिए कि क्या चीज़ें सारी वही कवर हो रही है कि नहीं, सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन वो बुक थोड़ी मुश्किल है, और भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो मैं शेयर नहीं करना चाह रहा आपके साथ, मुनासिब नहीं है। बहरहाल तो पढ़ना चाहें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये आपका लाजमी स्टडी मटेरियल होगा, इसको ज़रूर आप लीजिए। ठीक है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर चाहता है सिर्फ आई कैप की बुक से पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है। जैसे मैंने बताया, डेली बेस के ऊपर आपको जो लेक्चर प्लान दिया जाएगा ना, उसमें आई कैप की बुक का रेफरेंस भी होगा, उसमें हमारी वाली बुक का रेफरेंस भी होगा, बल्कि जो बुक्स है इसमें भी आई कैप की बुक का रेफरेंस है। ठीक है, तो आप उसमें से पढ़ना चाहें उसमें से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या होगी कि आप ये वाली बुक की स्टडी करें। इसके अलावा क्या है जी, हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाँ, की टू सक्सेस इज बिल्कुल। कामयाबी ना कामयाबी आपको पता है ना, अल्लाह ताला के हाथ में, ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, तो आपने उसके साथ खास तौर पे वालिदैन की दुआएं ज़रूर साथ में लानी है। नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे हमारे, लगभग 105 के करीब लेक्चर्स होंगे। हर लेक्चर की ड्यूरेशन ऑफिशियली 1.5 घंटा है, लेकिन तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के लगभग का लेक्चर हुआ करेगा इफेक्टिवली। ठीक है, कंप्लीशन डेट क्या होगी, 31 जनवरी 2026। लर्निंग कर्व विल बी ए शेप्ड। ए शेप्ड क्या है, ये डेट नोट कर लें, फिर आपने बार बार ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट पूछते होते हैं सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा। तो भैया अभी डेट मार्क कर लीजिए, 31 जनवरी 2026। यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग कर्व ए शेप्ड होगा। ए शेप्ड का मतलब क्या है जी, ए शेप्ड का मतलब होता है, अगर फर्ज कीजिए मैं आपसे कहता हूँ ये रोड है, इस रोड के दरमियान में पहाड़ है, इस जगह पे खड़े हैं, पॉइंट ए पे पॉइंट सी पे जाना है। पॉइंट सी पे जाने के लिए आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने हैं। तो ये पॉइंट बी है सेंटर, पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हाँ, जो मैथ में स्ट्रॉन्ग है वो कहेंगे सर 2 महीने, आधा है, 2 महीने इधर 2 महीने इधर, नहीं। हाँ जी, जरा यहाँ जोर ज्यादा लगता है, शाबाश, ये चीज ये मैथ नहीं है, ये जजमेंट। यहाँ पे शुरू, क्योंकि मैंने यहाँ से आपको बेस बनानी है, यहाँ पे बेस बनाने में भी टाइम लगना है। और कुछ बात इस फेज में ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो एडवांस वाले होते हैं, वो भी बेसिक लेवल पे इधर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो शुरू वाला 50% आपको पता है, कोई भी नई चीज सीखेंगे ना, कोई भी नई चीज सीखेंगे, ये रूल होता है, शुरू वाला 50% जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमारे लगभग 2.5 महीने लगेंगे, यहाँ पे हमारा लगभग 1.5 महीना लगेगा। ये मैं अभी इस वक्त बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम इस फेज पे पहुंचे तो आप कहें ये सर भागम भाग कर रहे हैं। इसमें एक चैप्टर ऐसा भी आता है जो 1 दिन में करना होता है। तो बच्चा कहता है सर ने 1 दिन में 1 चैप्टर करो, सर शुरू में सर स्पीड स्लो रखी है, सर शुरू में बड़ा स्लो बढ़ाते हैं, एंड में भागम भाग 1 दिन में 1 चैप्टर। भाई प्लानिंग है, ये प्लानिंग है। ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सारे सच टॉपिक्स को हम एक ही स्पीड के साथ लेके नहीं चल सकते, कुछ इजी हैं, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज़्यादा मुश्किल है, उन पे ज़्यादा टाइम लगाना वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए पहले से आपको बता रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो बाद में आप कहें सर ने मजबूरी की वजह से किया, नहीं मजबूरी नहीं आई है, ये प्लानिंग है। ठीक है जी, लर्निंग कर्व होगी,
मोड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग क्या? हाँ, ये ऑनलाइन लर्निंग, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ अब। हमारा सिस्टम क्या है? अच्छा, यूट्यूब पे अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब वाले लेक्चर्स ले लें। अच्छा, इस वक्त ना इंटरेस्टिंगली 3 ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। एक है यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स पढ़े, ऐसे पढ़े होते हैं ना? ओके, सारे पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस सेशन के सारे पढ़े हुए हैं। एक है ऑफिशियल जो कॉलेज की तरफ से। एक और भी कैटेगरी आई है कि कुछ लोगों ने वो चोरी करके ना अलग अपना ही पोर्टल बनाया हुआ है। हाँ, अच्छा 2000 रुपया लेते हैं, वो कोई 1000 ले रहा होगा, 2000 3000। अच्छा, इस तरह के फ्रॉड ना कई जगहों पे होते हैं, कई जगहों पे होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक मुहावरा होता है जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, टू गुड टू बी ट्रू। ये कभी आपने सुना मुहावरा? चीजें जब इतनी अच्छी हो ना कि नाकाबिले यकीन हो, तो आपने हमेशा उस चीज से अपने आप को अलग कर देना है। ठीक है, उस चीज से अपने आप को अलग कर देना है। बाज़ औक़ात लोग कुछ स्कैम करते हैं, पैसे पूसे इकट्ठे करके निकल जाते हैं। ठीक है, आप बाकी आप खुद समझदार हैं, तो आप कोशिश करें कि इस तरफ ना जाएं। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते, ये होते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर लास्ट टाइम लेक्चर ले लिए थे, वास नहीं, वो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए सिर्फ ये 2-3 चैप्टर सर मेरे रहते हैं, वीक हैं, मैंने वो लेक्चर लेने हैं, तो वो आप हमें यूट्यूब की इजाज़त दे दें, वो कॉलेज में 2-3 चैप्टर्स के लिए अब क्या हम पूरा कोर्स बाय करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है और वो सिर्फ चंद एक लेक्चर लेना चाहते हैं, मेरी तरफ से मेरे अपने लेक्चर की हद तक ज़ाती हैसियत में कह रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ पे लेक्चर पढ़ा हुआ है फ्री में यूट्यूब पे आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है, 2 एडवाइस। एक तो ये कि ये जो पैसे वाले होते हैं ना, अक्सर स्कैम होता है। ये होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये कुछ अरसा पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम सुनने में मिली थी। वो करते क्या, हमारा प्रैक्टिस ये होती है कि शुरू के जो 7 लेक्चर्स होते हैं ना, वो हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करवाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है फिजिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ आगे आज कुछ आने वाले हैं, और कुछ ऐसे होता है कि जो स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाते किसी वजह से, तो पहला हफ्ता जो है ना डेमो लेक्चर के तौर, वो लेक्चर जो है वो उसको अगर आप कहीं पे अपना बना के जो भी आपका शेयरिंग सिस्टम है वहाँ पे रख दें, तो स्टूडेंट को ये परसेप्शन दी जा सकती है कि देखिए वही लेक्चर हैं जो अपलोड हो रहे हैं, और फिर उसके बाद कोई पुराने लेक्चर दरमियान में मिक्स हो जाएंगे, काम चलाना होगा ना। क्योंकि हमारे याद रखें कि कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स 3 तरह के होते हैं, ये IT वाले टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। एक तो प्रिवेंटिव होता है ना, प्रिवेंटिव का मतलब कुछ ऐसे मेजर्स जो कि रोके जाए कि कॉपी ना हो, ये भी होता है। लेकिन कोई बड़ा ही शातिर होता है वो कॉपी कर भी सकता है, कर लिया ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे लेक्चर्स के ऊपर CRN चल रहा होता है, तो जिस दिन सुबह के वक्त वो अपलोड होना है ना, हमारा कोई ना कोई मुखबर भी होता है, ऐसे ही होता है ना, दुश्मन के मुखबर हमारी तरफ होते हैं, हमारे मुखबर दुश्मन की तरफ होते हैं, तो वो खबर मिल जाती है और फिर उस CRN को आइडेंटिफाई करके उस पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है, फिर उसको ब्लॉक भी कर दिया जाता है। अगले दिन उसको फिर नई जगह से एनरोलमेंट करवानी पड़ेगी, फिर वो अगले दिन फिर पकड़ा जाएगा, समझ रहे ऐसे। इस तरीके से फिर वो स्टूडेंट्स जो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ना, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है, स्कैम की तरफ ना जाएं, यूट्यूब की तरफ चले जाएं, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो याद रखें बेहतरीन तरीका क्या है कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो होता है ना, उसके साथ ही अटैच, क्योंकि और भी बहुत से रिसोर्सेज होते हैं। छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको, टेस्टिंग सिस्टम आपने सीख तो लिया, आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं? टेस्टिंग सिस्टम से। आपने लेक्चर ले लिए, लेकिन अगर आपके में कोई सवाल है, कैसे पूछेंगे? नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो इसलिए इन शॉर्ट ये कि कोशिश करनी ये चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही आपको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। नहीं कर सकते तो फिर यूट्यूब। स्कैम की तरफ ना जाए बच्चे, हतुल इम्कान जितना बच सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी, करना तो जाहिर है आपने अपनी मर्जी है। यूट्यूब के लेक्चर में बाज़ औक़ात उसमें भी, अच्छा जो बच्चे यूट्यूब का, ये मैं इस वजह से नहीं बता रहा आपको यूट्यूब के लेक्चर में क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं बता रहा कि मैं यूट्यूब की तरफ ना जाए, बल्कि मैं इस वजह से बता रहा हूँ अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब की तरफ चलता है तो उसको पता उसमें प्लस क्या है माइनस क्या है, वो इस चीज़ का ध्यान रखे। लेक्चर, कुछ लेक्चर आउटडेटेड हो सकते हैं, ठीक है, जैसे वो हो सकता है ओल्ड एजुकेशन स्कीम के हो, इस वक्त न्यू एजुकेशन स्कीम में आउटडेटेड हो सकते हैं। एडिशनल स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब से लेक्चर ले रहा है तो उसे फिर किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ अटैच होना पड़ेगा जो ऑफिशियली कहीं से क्लासेस ले रहा है, ताकि जो भी अपडेशन है, जो भी टेस्ट वगैरह है, उसके बारे में अपडेटेड रहे। क्वेरीज वगैरह नहीं पूछ सकता, वो जाहिर है। टेस्टिंग और फीडबैक,
ये टेस्टिंग और फीडबैक अगर आप मेरे से पूछें ना, तो लेक्चर के बाद सबसे अहम रिसोर्स होता है ना, वो टेस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, ये याद रखिएगा, ऑनलाइन सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थी। ठीक है, जब मैंने डिसाइड किया मुझे किस तरीके से चलना चाहिए, एक ऑप्शन ये होती है जो कि कॉमनली वो भी चलती है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइक्स डिसलाइक का मसला है। वो एक ऑप्शन ये होती है कि मैं कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूं और उसके मुताबिक आपको कंसेप्ट समझाऊं। वो कंपैरेटिवली मुझे ये लगता है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो थोड़ा मुझे ईजी लगता है कि बैठ के उस्ताद ने लेक्चर लेने होते हैं, लेकिन उसमें ना एक टिपिकल क्लासरूम की फीलिंग नहीं आती। ठीक है, इसीलिए वो जो स्क्रीन शेयरिंग वाली ऑप्शन है ऑनलाइन में, बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर वो स्क्रीन शेयर वाली ऑप्शन वो नहीं है, वो लाइव चल जाता है वो, तो वो स्क्रीन शेयर वाली ऑप्शन जो है वो नहीं है हमारे ऑनलाइन वाले सिस्टम में। इसमें क्या है, क्लासरूम के अंदर जो एक्चुअली लेक्चर हो रहा होगा वही रिकॉर्ड होता है, और इसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मैंने क्यों इसको ऑप्ट किया है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन वाला बच्चा घर में बैठा होता है लेकिन उसे फीलिंग क्लासरूम वाली आ रही होती है। अच्छा, क्लासरूम है, ये सामने वाइट बोर्ड है, उसके सामने सारी कैलकुलेशन वगैरह हो रही है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर जो होगा वो एक्चुअल रियल क्लासरूम रिकॉर्डिंग होगी। इसके अलावा फ्रेश लेक्चर हर सेशन में रिकॉर्ड होते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट चाहे तो उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अहम चीज़, हमारी क्लास 5 डेज अ वीक होगी, ये फिजिकल वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी नोट कर लें। हमारी क्लास क्या होगी, सैटरडे को क्लास नहीं होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सैटरडे को पढ़ाई भी नहीं होगी। सैटरडे को क्लास नहीं होगी लेकिन पढ़ाई होगी। अब पढ़ाई कैसे होगी ये मैं आपको सैटरडे को बताऊंगा। ठीक है जी, ये क्या होगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई क्वेरी पूछना चाहते हो तो जूम मीटिंग भी होगी। 2 हफ्ते के बाद कम से कम एक दफ़ा जूम मीटिंग लाजमी होगी। एग्जाम के करीब वीकली जूम मीटिंग होती है, एग्जाम से पहले 2 हफ्ते में एक बार। व्हाट्सएप सपोर्ट भी अवेलेबल होगी, लेकिन जहन में रखिएगा व्हाट्सएप सपोर्ट मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपको जवाब दे सकूं, लेकिन बाज़ औक़ात मसरूफियात की वजह से कुछ डिले आ जाता है व्हाट्सएप में जवाब देने के लिए मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को रेगुलरली जवाब दे दिया करूं। डेली लेक्चर प्लान बता, डेली लेक्चर प्लान कैसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा। कैसे, मैं डेली आऊँगा। अच्छा, ये भी अब नोट कर लीजिए, क्योंकि अगले तकरीबन 104 लेक्चर्स में आपने इसी तरीके से चलना होगा। डेली मैं लेक्चर आऊँगा, सबसे पहले आप लोगों को पर्ची डिस्ट्रीब्यूट की है उन्होंने, कौन सी पर्ची है, हाँ ये, इसको हम बोलते हैं लेक्चर प्लान। इसमें लिखा होता है आज की डेट कौन सी है, लेक्चर नंबर कौन सा है, इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाना है मैंने, और उसको पढ़ने के बाद ICAP की बुक में वो कौन सा रेफरेंस है उस कंसेप्ट का, हमारी वाली बुक में कौन सा रेफरेंस है, और उसके बाद आपने होम असाइनमेंट कौन सी करनी है। ये सारी चीज़ें छोटी सी पर्ची में इंफॉर्मेशन होगी। ये आपका लेक्चर प्लान है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपको पता चल जाए हाँ आज आपने क्लास में क्या करना है, घर जाके क्या करना है। इसके बाद मैं आऊँगा, कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन होगा आप वो मुझसे पूछेंगे। फिर इसके बाद जितने भी कंसेप्ट्स होंगे, मैं पहले जैसे अगर 3 कंसेप्ट पढ़ाने हैं, मैं पहले एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद चेक पॉइंट बोलूंगा, उस चेक पॉइंट पे आपने आंसर क्वेश्चन पूछना है लेक्चर के दौरान मैंने। फिर दूसरा कंसेप्ट होगा, उसका चेक पॉइंट होगा, फिर तीसरा कंसेप्ट होगा, उसका चेक पॉइंट होगा। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँगा आपने उस वक्त क्वेश्चन इंटरप्शन होती है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कंसेप्ट्स ज़्यादा हैं, टाइम कम है, तो आपका लेक्चर बड़ा प्लान करके हम चल रहे होते हैं, उसमें हमने एक एक मिनट को बचाना होता है। तो इस तरीके से लेक्चर चलेगा। होम असाइनमेंट याद रखें, जितनी भी होम असाइनमेंट है ना, आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, सारी की सारी रिटर्न होती हैं, वर्बल होम असाइनमेंट कोई नहीं होती। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये बोला सर और लिखा ही नहीं हुआ था कि रिटर्न है कि वर्बल है, तो मैं बस पढ़ के आया हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या ज्यूम करूंगा, उसने असाइनमेंट नहीं की। और अगर किसी स्टूडेंट ने कहा सर असाइनमेंट की तो है लेकिन मेरा रजिस्टर हॉस्टल रह गया, लाइब्रेरी रह गया, कहीं इधर उधर हो गया है, तो इसका मतलब भी क्या लिया जाएगा कि उसने असाइनमेंट नहीं की। ठीक है, असाइनमेंट आपने करनी है। अगर आप 1 घंटा लगा के असाइनमेंट करेंगे तो 5 मिनट लगा के अगर कहीं इधर उधर पड़ी हुई है तो उसे ढूंढ के साथ लेके आइएगा। अभी नहीं, ओके भाई, अभी कहाँ। टेस्टिंग सिस्टम याद रखिए। अच्छा, टेस्टिंग सिस्टम ये एक बड़ा अहम फीचर है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस ये आखिरी बात आज की, इसके बाद बस
स्टार्ट से पिछले कई साल, तकरीबन 3-4 साल पहले तक टेस्टिंग सिस्टम मेरे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। प्रॉब्लम उसमें ये होती थी कि हर स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि जो उसने टेस्ट में लिखा हुआ है ना, उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ के उसके ऊपर फीडबैक दिया जाए। ठीक है, बज़ाहिर लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन आपको पता है ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है और पूरा एक स्टूडेंट का एक अगर टेस्ट अच्छे तरीके से लिखा जाए, 1 घंटे का जो 33 मार्क्स का टेस्ट होता है, उसको चेक करते हुए लगभग 1 घंटा निकल ही जाता है। अगर उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाए अच्छे तरीके, और फिर उसको फीडबैक भी दिया जाए कि ये गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। उसके लिए फिर हम क्या करते थे कि टीम आउटसोर्स की होती थी हमने, टेस्ट चेकिंग टीम। ठीक है, उसको हम टेस्ट देते थे, आप लोगों को सोल्यूशन देते थे, आप लोगों के टेस्ट देते थे उनको, और वो मार्क करते थे, फीडबैक मिल जाया करता था आपको। लेकिन उसमें भी अमूमी तौर पे ये होता था कि स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन आ जाता था, ये मैंने किया, और उसके मार्क्स आ जाते, भाई 5 में से 4 नंबर है। अब मैं टीम से ये कहा करता था, और आप लोगों के लिए भी ये अहम है, 5 में से 4 नंबर आए किसी क्वेश्चन में, आपके लिए ये अहम नहीं है कि 4 नंबर क्यों आए हैं, किस वजह से। आपके लिए अहम यह है कि वो 1 नंबर जो डिडक्ट हुआ ना, वो किस वजह से डिडक्ट हुआ है, वो रीजन पता चलना। वो उसमें टाइम लगता था। वो जब हम टीम को कहते थे कि इसको लिखें, टीम कहती थी सर हम लिखने को तैयार है, लेकिन अब आपको टेस्ट चेक हो के ना, अब आपको हफ्ते बाद नहीं 2 हफ्ते बाद मिलेगा, अगर आप, क्योंकि उसके ऊपर टाइम लगता था। और अगर हम कहते थे नहीं हफ्ते के अंदर टेस्ट चेक करो, क्योंकि अगले हफ्ते तो अगला टेस्ट आ जाएगा, तो वो टीम कहती थी सर फिर ऐसा है कि फिर आप ये डिटेल फीडबैक नहीं होगा, फिर हम अंडरलाइन कर लिया करेंगे, मार्क्स दे दिया करेंगे, बच्चे को सर्कल कर दिया करेंगे, यहाँ पे गलती है, वो गलती क्या है एग्जैक्टली, उसको कैसे ठीक करना है, ये बच्चे को खुद वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। लेकिन फिर एआई, आपको पता है एआई की वजह आने के बाद हर प्रोफेशन में चेंज आया, हमारे प्रोफेशन में भी चेंज आया। जो इस दफ़ा एडिशन हुई ना चीज़ें, उनमें समझ लीजिए लगभग कोई 25% के करीब चीज़ें एआई से रिलेटेड है, कि हमारे ऑडिट प्रोफेशन को एआई ने कैसे चेंज किया है। तो जहाँ पे बाकी प्रोफेशन को चेंज किया, हमने कहा टीचिंग प्रोफेशन में भी देखते हैं क्या चेंज आता है। तो हमने एक सिस्टम, इस सिस्टम में तकरीबन मुझे 1.5 साल लग गया था, 1.5 से 2 साल लग गए थे इस सिस्टम को डेवलप करते हुए कि कैसे हम एआई के ज़रिए से टेस्ट की चेकिंग कर सकते हैं। ये आसान टास्क नहीं है। अच्छा, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हर स्टूडेंट की एक एक लाइन, एक एक लफ्ज़ ये चेक करता है, उसके पीछे हम उसका पूरा हमने प्रॉम्प्ट दिया होता है, सारा मार्किंग प्लान दिया होता है, उसके मुताबिक वो चेक करके डिटेल फीडबैक देता है। आपके एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिटेल फीडबैक होगा, आपने क्या ठीक किया है, क्या गलत किया है, जो गलत किया है उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, सजेशंस भी होंगी साथ। ठीक है, आपका आधा नंबर भी कटेगा ना, 0.25 मार्क भी डिडक्ट होंगे ना, उसके साथ में रीजन लिखी होगी ये किस वजह से डिडक्ट हुआ है। ठीक है, बल्कि अब तो हम उससे अभी एक अगली नेक्स्ट स्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं, मे बी इस सेशन में हम लॉन्च करें, वो ये कि अगर फर्ज कीजिए कि आपने 30 नंबर का पेपर दिया, उसमें आपके 22 नंबर आए हैं, 8 नंबर किस वजह से डिडक्ट हुए ये आपको पता चल गया। अब एक ऐसा सवाल क्रिएट किया जाए जो उन्हीं 8 मार्क्स वाले कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा हो जहां पे आपकी परफॉर्मेंस पुअर है। भी समझ रहे हैं? ठीक है, यानी मल्टीपल क्वेश्चंस में से जो आपने कंसेप्ट गलती की है, वो सारी गलतियों को इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बनाएगा आपका। वो एक क्वेश्चन आपकी सारी कमियों को दूर कर देगा अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। और ये हर स्टूडेंट का क्वेश्चन डिफरेंट होगा। क्यों भला? क्योंकि इन्होंने कुछ और गलतियां होगी होंगी, इन्होंने कुछ और गलतियां की होंगी, उन भाईजान ने कुछ और गलतियां की होंगी। तो इस सेशन में हम कोशिश करेंगे मे बी हम इस लेवल तक पहुंच सकें, वरना नहीं तो कम से कम आपका टेस्ट चेकिंग इंशाल्लाह वो हम एक एक नंबर भी डिडक्ट होगा, उसका फीडबैक भी आपको मिलेगा, सजेशन भी आपको मिलेंगे। लेकिन स्टिल आपको पता है कि एआई जो है वो उसमें हेलुसिनेशन हो सकती, एरर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं कहूँ भाई आज के बाद कभी बाइक ना चलाना। क्यों ना चलाना? क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। आप कहें सर तो फिर तो सारी मोटर बाइक जितनी भी है घर में हम रख लेते हैं, खड़ी कर देते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन इसका चांस कितना है? बहुत कम। क्या उस चांस की वजह से बाइक चलाना छोड़ दें? नहीं, बल्कि बाइक को एहतियात से चलाएं। उसी तरीके से एआई जो है ना, याद रखें ये कैसा रिजल्ट देती है डिपेंड करता है उसको यूज करने वाला कौन है। ठीक है, उसका कितना एक्सपीरियंस है। तो उसमें अगर कोई गलती हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट होता है। उसके लिए फिर हमने सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या सेट किया हुआ है, ह्यूमन एलिमेंट भी ऐड किया है। आपके जो टेस्ट होंगे वो एआई के बाद एक जो हमारा ह्यूमन होगा वो चेक करेगा। खास तौर पे वो ऐसे क्वेश्चन को चेक करता है जिनमें या तो सारे कंप्लीट परफेक्ट मार्क्स आए होते हैं या 0 मार्क्स आए होते हैं। इनमें गलती का चांस, इसको रीचेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन एआई ने चेक करने से छोड़ दिया, स्किप कर दिया हो।
तो समझ रहे हैं, तो ये हमारा जो है टेस्टिंग सिस्टम होगा, ये बहुत प्लस समझ लीजिए प्रीमियम फीचर है, इसलिए आपने टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना है। क्लियर जी? कुछ चीज रह तो नहीं गई? सारी चीजें हो गई है। वह पूछें आप क्या पूछना है। फ्राइडे को टाइमिंग यही होगी, दरमियान में हम जुम्मे के लिए ब्रेक करेंगे, आधे घंटे की ब्रेक के बाद आप आ जाएंगे ना। हाँ, तितर बितर तो नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे आप, हाँ हो जाएंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने अल्टरनेट क्या रखा हुआ है कि जो स्टूडेंट अगर किसी वजह से क्लास में वापस नहीं आते जुम्मे के बाद, आधी क्लास जुम्मे से पहले होगी, फिर थोड़ी सी ब्रेक होगी, फिर बाद में होगी, उनके लिए फिर अलग से जो रिकॉर्डिंग होगी ना वो यूट्यूब वगैरह पे या LMS के ऊपर अवेलेबल कर दिया करेंगे। आप लोगों का फिजिकल वाले स्टूडेंट्स का भी LMS मेरा ख्याल है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बना दें, ताकि आपको जो चीज़ें शेयर करनी हो ना वहाँ पे शेयर की जा सके, लेकिन वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है, आपके नोट्स वगैरह होंगे। और कोई क्वेश्चन? शाबाश, जल्दी से पूछ लीजिए, शाबाश, पूछते जाएं। हाइब्रिड क्लास में भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछने हैं, जब तक हाइब्रिड क्लास में से 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे ना ये क्लास खत्म नहीं होगी। हाँ, हाइब्रिड क्लास में उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करते, वो आते हैं बैठ के निकल जाते हैं। हाँ, करना क्या है, देखिए आपने स्टेप नंबर 1 इन्होंने कहा सर घर जाके कैसे पढ़ना है, तो सुन लें। आइडली क्या होना चाहिए मेरे ख्याल में, मेरा मशवरा, बाकी हर स्टूडेंट का अपना अपना स्टाइल होता है, क्लास में आए नोटबुक अपने सामने रखें। वैसे तो जो आपको बुक दी जाएगी याद रखिए, अगर आप पूरे सेशन के अंदर एक सवाल भी ना पूछें, सुनिएगा गौर से मेरी बात, पूरे सेशन में उस्ताद से एक सवाल भी ना पूछें, सिर्फ जो किताब में लिखा हुआ है वो कवर कर लें, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन पूछें, बिल्कुल पूछें, लेकिन करना क्या है, बुक आपके सामने होगी, आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता दिया जाएगा, मैं क्लास में लेक्चर डिलीवर करूंगा, आपने सुनना है। जो चीज आपको मिसाल लगे ना अहम, कि ये अच्छी सर ने मिसाल दी है, ये बात अच्छी बताई है, उसको आप बुक के ऊपर लिख लें, घर जाएं बुक में से ही याद करें, ठीक है। घर जाएं क्या करें, बुक में से ही याद करें, और फिर याद करने के बाद प्रैक्टिस करें अलग से रजिस्टर के ऊपर वॉल्यूम 2 की केस स्टडीज की, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ बुक को ही फॉलो करें मोर देन इनफ। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं सर हमने साथ में रजिस्टर में अपने नोट्स भी बनाने हैं, कोई माइंड मैप्स भी बनाने हैं, कुछ जिस तरह ये आप ये एरो शेरो बना के डायग्राम बना के दे रहे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये भी एक माइंड मैप, ठीक है, थोड़ा सा पेज आपके साथ शेयर किया गया होगा, इस तरह के बनाना चाहे बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपको जो बुक दी जाएगी उसमें हर वो चीज जो आपके पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है, हर चीज उसमें इंक्लूडेड है, एक लफ्ज भी उसमें ना एक्स्ट्रा लिखे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि बुक क्लास में लेक्चर के दौरान में सामने रखा करें, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, और अगर कोई आपको बात लगे कि बड़ी अच्छी है, कोई एग्जाम्पल, कोई केस स्टडी, उसको उसके ऊपर ही नोट कर लिया करें। लेकिन याद रखें बुक के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें ना लिखें, मैंने देखा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो 1 इंच जगह नहीं छोड़ते पूरे सफ़े के ऊपर, इतना ज़्यादा लिखा होता है, इतना ज़्यादा ना लिखा करें, कम लिखे, टू दी पॉइंट लिखे, ताकि आप फोकस्ड हो, ठीक है, फोकस्ड हो। सीफैप में होता यह है कि स्टैंडर्ड हम पढ़ाते हैं ना, आपके लेवल पे स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब आपको कभी हम पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड, लेकिन आपने स्टैंडर्ड बाय नहीं करने, खोलने नहीं। सीफैप में ये होता है कि ओपन बुक होता है, वहाँ पे स्टैंडर्ड साथ में लेके जा सकते थे पहले, अब तो उसने थोड़ा उसको सॉफ्टवेयर बेस्ड कर दिया है, हाईलाइट करते थे। तो कुछ बच्चे क्या करते थे, हर चीज को हाईलाइट कर रहे होते थे, हर चीज को नहीं। हाईलाइट जब आपने करना होता है ना, अहम चीज अंडरलाइन, सिर्फ अहम चीजों को अंडरलाइन करना होता है, जितनी कम चीजों को अंडरलाइन करेंगे उतना ज्यादा फोकस, इसका मतलब उतना ज्यादा आपकी एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग है। आपको पता है कि पूरे सेंटेंस में ये 2 लफ्ज काम के हैं, बाकी सिर्फ आई गई बात है। तो एक जगह पे क्या बड़ी अच्छी बात लिखी थी, उसने लिखा हुआ था व्हेन एवरीवन इज सुपरमैन नो वन इज सुपरमैन, जब हर बंदा सुपरमैन होगा तो फिर कोई भी सुपर नहीं ना रहा, क्योंकि सुपरमैन होना तो ऑर्डिनरी हो गया। तो इस तरह मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा नोट्स बनाते हुए हर लफ्ज को अंडरलाइन कर रहा है तो फिर इफेक्टिवली उसने कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि हर चीज एक बराबर हो गई। तो जब आपने नोट्स के ऊपर लिखना होता है, किताब के ऊपर लिखना होता है या अंडरलाइन करना होता है ना, याद रखिए सिर्फ 2-3 अल्फाज आपने लिखने हैं, मिनिमम अल्फाज, कम से कम अल्फाज में आपने उन कंसेप्ट को नोट्स वाले के ऊपर लिखना है। और कोई क्वेश्चन हाइब्रिड क्लास में बताइए, हाइब्रिड क्लास में क्या क्वेश्चन है, शाबाश जल्दी से पूछिए। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में बताइए क्या क्वेश्चन है। नींद आ रही, कोई बात नहीं, पहला लेक्चर ऐसे ही होता है, बेफिक्र है, कोई नहीं, और खत्म हो गया बस लेक्चर। जी मेरे भाई थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, मेरे भाई आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा इन्हें के ऊंची बोलिएगा।
अभी भी नहीं मेरा भाई कौन, मेरे भाई को भूख लग रही है, थोड़ा सा ऊंची बोले। हमारे भाई जो है वो जरा इनको गाइड करें, करीब इनके मुंह के करीब रखे ना मेरे भाई। यार ऐसे भाईजान अल्लाह के बंदे, आप सिखाए बच्चे को सिखाते क्यों नहीं, ट्रेनिंग देनी है हमने। थोड़ा सा ऊंची, थोड़ा सा ऊंची। बताया कोई बात नहीं, ये मैं यही चीज टेस्ट करना चाह रहा हूं ना कि मैं बच्चे के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूं कि नहीं। ये साथ वाले से पूछ ले, साथ वाले से पूछ ले। थोड़ा सा ऊंची आवाज खोल ले। जी जी पूछे। हाँ जी, क्या सिर्फ कि ये आवाज पहले खोलनी थी ना मेरे भाई आपने। क्या पूरी बुक आपको याद करनी पड़ेगी या सिर्फ की पॉइंट्स याद करें? सिर्फ याद करने के लिए हम की पॉइंट्स सिर्फ याद करेंगे। रीड पूरी बुक करनी है, याद सिर्फ की पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, उसका भी हम आपको बता देंगे कि आपने किस कंसेप्ट में क्या क्या याद करना है, वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक एक लफ्ज याद नहीं करना, रट्टा जरूर लगाना है हमने। ठीक है, लेकिन किस चीज का रट्टा लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। मिनिमम सिर्फ उतना, जैसे आपको बताया आई कैप ने तकरीबन 20% के करीब बेटी 20-30% रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, तो हमने सिर्फ की कंसेप्ट को रट्टा लगाना, एक एक लफ्ज को रट्टा नहीं लगाना, एक एक चीज को नहीं। समझ लीजिए सिर्फ हेडिंग्स को याद करना है, बाकी कंटेंट आपने अंडरस्टैंड करना है और उसको केस स्टडी पे अप्लाई करना सीखना है। ठीक है मेरे भाई, और कोई क्वेश्चन? जी, ये लेक्चर आपको प्रिंट मिला, क्या ये डेली मिलेगा? नहीं, इसको हम बोलते हैं माइंड मैप। ये रिवीजन पर्पस के लिए यूज होता है, ये आपको हर चैप्टर का मिलेगा। ठीक है, यानी अगर एक चैप्टर 6 लेक्चर में कंप्लीट होना है तो आपको जो एक माइंड मैप मिलेगा वो 6 लेक्चर्स के लिए होगा। ठीक है, ये बेसिकली समरी होगी, इसको आप रिवीजन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या मेंटी क्विज होगा? मेंटी क्विज होगा, होगा। मेंटी क्विज अच्छा होता है, अच्छा होता है। हाँ चलिए ठीक है, मेंटी क्विज में पैसे बढ़ा दें जी, 100 रुपया कर दें। नहीं पहले ही 100 है। अच्छा पहले 500 कर दें, चलें ठीक है। मेंटी का कर देते हैं 500 और आपकी फीस कर देते हैं 5 गुना। कितना होता है? 18,590 फीस होगी आपकी और 500 क्विज, 500 हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं, कर देंगे जी, कर देंगे। और 10 की बजाय 20 बच्चों को इनाम मिला करेगा। ठीक है ये नहीं? ठीक है, और की क्वेश्चन? 500 कर दें, 200 कर दें। हाँ जी सर, ये एक पासिंग परसेंटेज आपने बोर्ड पे लिखा है, क्लास का इससे मिलता जुलता ही होता है या बेहतर होता क्लास? अच्छा, इन्होंने कहा पासिंग परसेंटेज जो बोर्ड पे लिखा है क्लास का भी उतना ही होता है या उससे ज्यादा होता है? देखें, एक हमारे ऑडिट में कंसेप्ट होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये होता है कि जिस इंफॉर्मेशन से आपका फायदा होगा ना दूसरे को बताने में, वो आप इंफॉर्मेशन बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तो एक बल्कि या ओए हुए 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 आज अभी एक बात बताने वाला हूं, सारी जिंदगी आपने कोशिश करनी है इसके ऊपर अमल करें, और अगर आपने यही सीख ली ना, आपने इंशाल्लाह जो पैसे दिए ना इसी एक बात से पूरे हो जाएंगे, अगर इस असूल के ऊपर आपने अमल किया। उसूल क्या है याद रखिए। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है आप लोगों को किताबों में बताई जाती हैं, सारी बातें अच्छी अच्छी, लेकिन दुनिया अच्छी अच्छी बातों पे नहीं चलती। ठीक है, तो कुछ हमारा सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल है तो उसमें कुछ बातें थोड़ी जीबो-गरीब भी है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो भी मैंने आपको सिखाने हैं। तो फर्ज कीजिए मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, इन्होंने पूछा सर वो 33% आपने बोला ये क्लास का रिजल्ट है कि ओवरऑल आई कैप? ये ओवरऑल आई कैप का रिजल्ट है। इन्होंने पूछा सर क्लास का रिजल्ट कितना होता है? तो क्लास का रिजल्ट कोई 100% के करीब करीब होता है। ये बात पूछी। अब कोई भी ऐसी बात जो आपके लिए अहम हो ना, आपने उस पर्सन से पूछना है सर आपके पास इसका क्या सबूत है, क्या एविडेंस है, क्या पूछना है? एक असूल जेल में रखिएगा, बस आज की आखिरी बात, ताकि घर वाले आपको पूछें कि ऑडिट सिखाने के लिए भेजा था, क्या सीख के आए, तो आपने उनको बताना है कि आज ने सर ने क्या सिखाया। एक तो मैंने आपको मिजाज बताया ऑडिट का, जो अहम चीज याद रखिएगा, जिंदगी में कभी किसी पे एतबार नहीं करना बगैर सबूत के, किसी पे एतबार नहीं करना बगैर सबूत, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, किसी पे एतबार नहीं करना बगैर सबूत के, चाहे वो आपके वालिदैन क्यों ना हो।
अब आपको लग रहा होगा सर क्या बात कर दी है। देखिए अदब करना है, अदब और चीज है, अदब और चीज है, अदब में फर्क नहीं आना चाहिए, 1% भी फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन एतबार हम प्रोफेशनल है, मैं आपको प्रोफेशनली ग्रो कराऊं। किसी से पूछा, किसी ने, आपने सुना हो गलती का बड़ा पुराना है, भैया ये तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या है? उसने कहा शादी। दुनिया में धोखे की सबसे बड़ी वजह क्या है? ट्रस्ट। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? किसी पे ट्रस्ट नहीं करना बगैर एविडेंस के। अगर आप चाहते हैं कि धोखा ना खाए जिंदगी में, तो क्या किसी पे ट्रस्ट नहीं कर, बगैर एविडेंस, सबूत है ना, बिल्कुल। मैंने भाईजान को 100 रुपया उधार दिया, इन्होंने वापस कर दिया, अगली दफा 200 मांगेंगे, मैं उधार दे दूंगा, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये इन्होंने 100 रुपया लेके वापस नहीं किया, अगली दफा 200 रुपया मांग, 50 रुपये मांगेंगे, मैं नहीं दूंगा। तो हमेशा याद रखिएगा पूरी जिंदगी में ये सूल, क्या? ट्रस्ट नहीं करना किसी पे बगैर एविडेंस के। ऑडिट में एक और बड़ा मशहूर मुहावरा है, तो आपको बताया था ना शुरू में, क्या बताया था? हाँ तो एक और क्या? इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी, द रेस्ट वी ऑडिट। इतबार करना है सिर्फ अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला ने जो कह दिया ना, उसकी लॉजिक, उसका एविडेंस नहीं ढूंढना हमने। बाकी दुनिया के हर बंदे ने कोई भी बात कही तो एविडेंस चाहिए, एविडेंस के बगैर इतबार नहीं करना, ठीक है जी। तो ये भाईजान मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए क्लास का टाइम भी हो गया, कल इंशाल्लाह हम इसके टेक्निकल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे ऑडिट के, ठीक है जी। आज का लेक्चर कुछ बोरिंग था, मुझे खुद भी एहसास हो रहा है, लेकिन चीज़ें आपके साथ शेयर करना जरूर, फॉर्मेलिटी होती है ना। कल इंशाल्लाह फिर हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और याद रखें जब तक बुक पब्लिश नहीं होती, इस वीकेंड तक उम्मीद है पब्लिश हो जाएगी, और हो जाएगी इंशाल्लाह। जब तो आपको हर वो चीज़ जो चाहिए आपको क्लास में मिलेगी, आपको इधर उधर से कहीं से कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।